देखिए यहाँ पर कि अभी तक हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम एंड डायनसेफलॉन। डायनसेफलॉन का मकसद ये है कि हम लोग इंटर हो चुके हैं फोर ब्रेन में। डायनसेफलॉन अब से आप एक आइडिया ले लें, अगर डायनसेफलॉन की लोकेशन अगर आप ले लें तो वो इसकी आप अगर रिजेंबलेंस देखेंगे तो जैसे एक शेल के अंदर एक आप अंडा बॉयल कर दें, उसका अगर शेल तोड़ेंगे तो समझ लो क्रेनियल कैविटी को तोड़ा, और अंदर से जो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको फ्रॉम ऑल साइड्स वाइट नजर आएगा। ये जो ऑल साइड्स वाइट है ना, वो सेरिब्रम है, जो यहाँ सेरिब्रम है। लेकिन हमें पता है कि इस वाइट के अंदर एक छोटा सा येलो भी है। वो जो येलो यहाँ है वो डायनसेफलॉन है। तो इसका मकसद ये है कि डायनसेफलॉन जो है वो इससे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के सेंटर में कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है कि अगर ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं और आप एक छोटा सा एक बॉल जो है वो टेबल टेनिस का बॉल, वो आप नीचे से उसको सेंटर से दबाएं, कितना भी अंदर दबाएंगे ना, बॉल सेरिब्रम से कवर हो जाएगा फ्रॉम ऑल साइड्स एक्सेप्ट इंफीरियरली। कितना भी अंदर दबाएं फिर भी इंफीरियरली थोड़ा सा नजर आएगा। और ये जो बॉल है ये एक तरह से डायनसेफलॉन की लोकेशन है। ऐसी डायनसेफलॉन सेंटर में नहीं है, ये एक्सेंट्रिक है, थोड़ा सा नीचे है, और इसका इंफीरियर सरफेस हमें नजर आता है। इंटैक्ट सेरिब्रम में, इंटैक्ट ब्रेन में डायनसेफलॉन का सिर्फ इंफीरियर सरफेस हमें नजर आता है। तो इसका मतलब है कि डायनसेफलॉन का सिर्फ इंफीरियर सरफेस नजर आता है, और नर्व्स की अटैचमेंट सिर्फ और सिर्फ उन पार्ट्स पे होती है जो फ्रंट से हमें नजर आए। डायनसेफलॉन हमें क्योंकि फ्रंट से नजर आता नहीं, सुपीरियरली, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, फ्रॉम साइड्स ऑल अराउंड इट इज हिडन बाय सेरिब्रम। टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर से दबा हुआ है, और ये डायनसेफलॉन दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से दबा हुआ है। तो इसका मकसद ये है कि डायनसेफलॉन खुद एक है, यूनिट है, लेकिन आधे को एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर कवर कर रहा है तो दूसरे आधे को दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर कवर कर रहा है, वो भी यहाँ पर मौजूद। अब ये जो डायनसेफलॉन है जिसके अंदर एक हिस्सा इसका थैलेमस है, एक इसका हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस कनेक्टेड है विद द पिट्यूटरी ग्लैंड, और इस थैलेमस हाइपोथैलेमस के इसके पूरे यूनिट के पीछे जो हैंग कर रहा है हमारा पाइनियल ग्लैंड, और वो पाइनियल ग्लैंड और उसके स्टॉक्स वगैरह उनको सबको मिला के हम कहते हैं एपिथैलेमस। यही नहीं बल्कि ये जो हमारा थैलेमस है और उसके बाद नीचे जो हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस यूजुअली थिकनेस में हम अंदर से फील कर सकते हैं, बाहर से हम फील नहीं कर सकते। बाहर से जो पार्ट होगा ना उसका नाम होगा सबथैलेमस। तो सबथैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और थैलेमस, ये सब चीज़ें जब जोड़ेंगे ना तो ये सिर्फ एक तरफ से नहीं होंगी, ये राइट साइड से भी होंगी तो लेफ्ट से भी होंगी, ये दोनों आपस में ऐसे कनेक्टेड होंगी। और जब कनेक्टेड होंगी तो बीच में एक आपको फ्री स्पेस मिल जाएगी, इसका नाम वेंट्रिकल होगा, और इस वेंट्रिकल को हम थर्ड वेंट्रिकल बोलेंगे। तो इसका मकसद है कि थर्ड वेंट्रिकल एंड द स्ट्रक्चर्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द वॉल्स ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल दे टुगेदर आर कॉल्ड डायनसेफलॉन। और ये डायनसेफलॉन जो यहाँ मिलेगा हमें, तो डायनसेफलॉन पोस्टीरियरली उसका थर्ड वेंट्रिकल कंटिन्यूस हो जाएगा सेरिब्रल एक्वेडक्ट ऑफ मिड ब्रेन, और वो नीचे चला गया तो फोर्थ वेंट्रिकल, इसलिए तो उसका नाम डक्ट है। और वो बहुत नैरो डक्ट है, जो मैंने बताया कि कंजेनिटल स्टेनोसिस में सबसे बड़ा जो टारगेट है वो यही होती है, जिसकी वजह से आगे हाइड्रोसेफलस हो जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल भी एक्सपेंड हो जाएगा और दो लेटरल वेंट्रिकल्स भी। और ये जनरली आप इस तरीके से देखें। अब इनको जब आप यहाँ देखें ना, अब अगर आपका डायनसेफलॉन यहाँ पड़ा हुआ है, तो अगर आप सेरिब्रम को देखने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको पता है जहाँ सेरी वर्ड होता है वहाँ उसका ग्रे मैटर पेरिफेरी में होता है, ठीक है ना। वरना क्या होता है, वरना तो पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर ग्रे मैटर आपको पता है वेंट्रिकल्स को सराउंड करता है ग्रे मैटर, और ग्रे को सराउंड करता है व्हाइट मैटर। ये तो सब हमेशा यही मिला है हमें, सवाए दो जगहों पे। जैसे अभी आपने देखा ना ये डायनसेफलॉन, बीच में है सेंट्रल कैविटी, तो उसको सराउंड क्या करेगा, उसको सराउंड करेगा आपका ग्रे मैटर, हर जगह यही है। तो जितने भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 7 कंपोनेंट्स हैं आपके, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स, मिड ब्रेन, डायनसेफलॉन, तो इन 7 में से जो 5 कंपोनेंट्स हैं उसमें सेंट्रल कैविटी बीच में है, सराउंड उसको ग्रे मैटर करेगा और उसको सराउंड व्हाइट मैटर करेगा। ये हर जगह ऐसा ही, सवाए दो जगहों पर जिनका नाम सेरी से स्टार्ट होता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन, स्मॉल ब्रेन। इन दोनों में हमेशा अंदर होगा सेंट्रल कैनाल, सराउंड करेगा व्हाइट मैटर और उसको सराउंड करेगा ग्रे मैटर। तो यहाँ ग्रे मैटर जो होता है वो पेरिफेरी में होता है। पेरिफेरल ग्रे मैटर को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलार कॉर्टेक्स।
ये दो किस्म की कार्टेक्स है। तो जब अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे ऊपर जो आखिरी हमारा डेस्टिनेशन होगा ना वो तो कार्टेक्स होगा, क्योंकि हम जब नीचे से जा रहे हैं डायनसेफ्लॉन के, तो डायनसेफ्लॉन के बाहर जब हम सेरिब्रम का जब हम विजिट करेंगे सेरिब्रम को, तो वहाँ तुम्हें वाइट ही वाइट मिलेगा। इसका मकसद ये है कि डायनसेफ्लॉन को कवर कौन कर रहा है, ग्रे के वाइट? वाइट, क्योंकि वाइट ही अंदर है। और जब वाइट हम सेटल कर चुके होंगे ना, तो उसके बाद हम कंबल चढ़ा देंगे, वो ग्रे होगा, जो होगी हमारी आखिरी स्टेशन। तो ज़ाहिर सेल बॉडियाँ वहीं रहती हैं। अब ये जो वाइट मैटर है हमारा, तो वाइट मैटर को जब आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये वाइट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन टाइप्स ऑफ फाइबर्स। 3 किस्म के फाइबर्स आपको वाइट मैटर में मिलेंगे। और वाइट मैटर आपको पता है कि हेमिस्फीयर एक तो नहीं है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं। एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपके डायनसेफ्लॉन के आधे को कवर करेगा, कहाँ से? फ्रंट से भी, सुपीरियर साइड से भी, लेटरल साइड से भी, पीछे से भी, सवाए इन्फीरियर सरफेस। यहाँ से तो कनेक्शन नीचे डेवलप होना है। और ये सारे स्ट्रक्चर्स इस तरीके से यहाँ पर हमें मिलते हैं लाइक दिस आल्सो। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर क्या? तो ये वाइट मैटर पूरा फैला हुआ है हमारा। जिस वक्त ब्रेन डेवलप हो रहा था ना, प्रिमिटिव ब्रेन जब था, तब मैंने आपको एक जगह बताया था कि अगर पुराना ब्रेन जो प्रिमिटिव ब्रेन था ना, उसमें जो बड़ा स्ट्रक्चर था वो डायनसेफ्लॉन था। डायनसेफ्लॉन ओरिजिनल चीज डायनसेफ्लॉन। पुराने ब्रेन में जहाँ सेरिब्रम था ही नहीं, नए सेरिब्रम के नाम पर कोई चीज़ ही नहीं थी, तब डायनसेफ्लॉन इतना बड़ा था। तो इसका मकसद ये है कि अगर मैं डायनसेफ्लॉन को आपको ये दिखाऊं ना, ये डायनसेफ्लॉन, तो सेरिब्रम के नाम पर फिर सिर्फ आपके पास ये चीज थी जो मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था, ये था डायनसेफ्लॉन। के बाद ये जो रेड कलर का देख रहे हो ना, ये बस ये सेरिब्रम था, इतना ही सेरिब्रम। अब ये जो सेरिब्रम है, तो अब जो और सेरिब्रम का ये जो मटेरियल और एडअप होता गया ना, तो एडअप अगर होता गया तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा, कितना भी हो गया तो चलो ये, यानी उसकी टोटल जो विड्थ होगी ना, ये जो वो कितनी होगी, जितनी डायनसेफ्लॉन की है, क्योंकि डायनसेफ्लॉन के ऊपर ही टिकेगा ना ये। तो ये जो पुराना आपका सेरिब्रम है उसके ऊपर ये, तो सही मानों में देखा जाए तो एक ये लोब है, एक ये लोब है। ये जो लोब है इसको हम कह सकते हैं पैराइटल लोब, और इसको कह सकते हैं टेम्पोरल लोब। तो इसका मकसद है कि ओरिजिनल जो जब सेरिब्रम डेवलप होना शुरू हुआ, तो क्योंकि ये पुराना सेरिब्रम इतना ही था, तो इसके ऊपर सिर्फ बीफ अप होना शुरू हुआ, तो ये मोटे हो गए तो नए लोब बन गए, नए। तो इनिशियली जो लोब बने हैं ना हमारे, वो पैराइटल और टेम्पोरल बने हैं। क्यों? क्योंकि इसी की लेंथ का हमारे पास डायनसेफ्लॉन है, तो जितना डायनसेफ्लॉन उस हिसाब से ही हमारे 2 लोब्स बने। लेकिन बाद में जब वो और डेवलपमेंट हुई है और सेरिब्रम से हमें काम लेना पड़ा है, तो नेचर ने इसको और बीफअप किया है। और जब बीफअप किया है तो ये जो है ना, ये कौन सा लोब है? नहीं, पैराइटल। ये और आगे निकल आया है ऐसे, किसके आगे? डायनसेफ्लॉन की एंटीरियर लिमिट से आगे। फिर इसको हमने बोला है कि ये हमारा फ्रंटल लोब है। तो फ्रंटल लोब की जो लोकेशन है वो कहां है? डायनसेफ्लॉन के एंटीरियर लिमिट से बियॉन्ड और आगे। और डायनसेफ्लॉन की लेवल तक जो ऊपर है ये पैराइटल, और डायनसेफ्लॉन की लेवल तक जो नीचे है वो टेम्पोरल। और जब हमें जरूरत पड़ी है तो फिर यहां डायनसेफ्लॉन के पोस्टीरियर लिमिट से पीछे भी हम ये लेके गए हैं। और आज हमारा ब्रेन ऐसा है। और ये एक और नया लोब क्रिएट हो गया, वो है ऑक्सीपिटल। इसका मकसद ये है कि ये वाले जो लोब है ये बाद में डेवलप हुए हैं। ये असल लोब ये थे, शुरू में तो ये भी नहीं थे, लेकिन शुरू में ये डेवलप हुए और फिर एक्सटेंड हो गए इससे। तो पोस्टीरियर लिमिट से बियॉन्ड आपको नजर आएगा क्या? ऑक्सीपिटल। और इंटीरियर लिमिट से आगे और नजर आएगा हमें फ्रंटल। और इससे ऊपर जो बीफअप हुआ है, तो वो ओरिजिनल के ऊपर जो चढ़ गया है वो पैराइटल है, और ओरिजिनल के नीचे जो और सब जमा हो गया है वो टेम्पोरल है। ये 4 लोब्स आपको ऐसे मिलते हैं। और ये जो अभी आपको मिलते हैं, तो एडिशनल क्या चढ़ा है इसके ऊपर? ग्रे मैटर चढ़ा है। असल चीज़ तो ग्रे मैटर होती है, सेल बॉडियाँ और उसकी सेल बॉडीज और उसके डेंड्राइट्स वगैरह। एक्सॉन्स तो बाद में होंगे, तो पहले क्या? और कार्टेक्स। तो ये जो मैंने आपको दिखाया ये क्या है? ये कार्टेक्स है। क्योंकि अभी ये सिर्फ यही इतना ज़्यादा है कि उसको फोल्डिंग भी करनी पड़ी है ताकि हम उसको अकोमोडेट कर सकें विद इन द क्रेनियल कैविटी। जो मैंने चल के बताया था कि वो सल्का है और गायरा की शक्ल में
हमें यहाँ मिलेंगी। लेकिन अगर मैं इनको थोड़ा सा साफ करूं तो इसके नीचे दबा हुआ क्या पाऊंगा मैं? व्हाइट मैटर। मैं कार्टेक्स को उतार देता हूं फिलहाल, तो कार्टेक्स को उतार देता हूं तो क्या निकल गया? सेल बॉडीज और ये सारी चीजें निकल गई, और इसके नीचे क्या दबा हुआ पाएंगे? व्हाइट मैटर, जो दरअसल सराउंड करेगा किसको? डायन्सेफलॉन को। आगे भी काफी, उसके साथ भी, नीचे भी और पीछे भी, ये पूरा क्या होगा? व्हाइट मैटर का। एक तरफ होगा कि दूसरी तरफ भी होगा? जब दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से दोनों तरफ होगा। हर लोब का अपना व्हाइट मैटर होगा, हर लोब में होगा ना व्हाइट मैटर। तो हमें तो कंटिन्यूसली मिल रहा है, लेकिन हम उसको फ्रंटल लोब का व्हाइट मैटर कब कहेंगे? जब एंटीरियर लिमिट से आगे वाला व्हाइट मैटर होगा, बोलेंगे ये फ्रंटल लोब में आ गया। जब इसकी लेंथ में मौजूद होगा यहाँ पर, तो हम बोलेंगे पैराइटल का है, और नीचे अगर होगा तो हम बोलेंगे फ्रंट टेम्पोरल का है। इसके पोस्टीरियर लिमिट से पीछे चला गया अगर, तो हम बोलेंगे क्या? ऑक्सीपिटल का है। ये व्हाइट मैटर इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। ये जो व्हाइट मैटर है ना, कहाँ पड़ा है? डायन्सेफलॉन के लेटरल साइड पे, सिर्फ लेटरल के आगे भी और पीछे भी, ऊपर, हर जगह। और ये जो व्हाइट मैटर है ना, ये बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फाइबर्स पर यहाँ ये कंसिस्ट करता है। 3 डिफरेंट फाइबर्स, इनका बिहेवियर बता रहा हूँ इस व्हाइट मैटर का, जिससे ये तुम्हारा इतना बड़ा व्हाइट मैटर बना है। ये जो व्हाइट मैटर यहाँ बना है ना, ये इसके अंदर कोई मिला के कोई 60% से ज़्यादा वो फाइबर्स हैं जो सेम साइड के वेरियस लोब्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। यानी कोई फाइबर ऐसा होगा जो ऑक्सीपिटल को कनेक्ट करेगा फ्रंटल के साथ, कोई ऐसा होगा जो ऑक्सीपिटल को पैराइटल तक रुकेगा, कोई ऐसा होगा फाइबर के, जैसे आप यहाँ से देख सकते हो कि कोई ऐसे फाइबर होंगे जो ऑक्सीपिटल तक आएंगे और ऑक्सीपिटल के आके बाद टेम्पोरल पे रुकेंगे, कोई ऐसे होंगे जो लंबे यहाँ तक आएंगे, कोई ऐसे होंगे जो यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन साइड सेम होगी, सेम साइड पे। कुछ ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे, कुछ लंबे होंगे, कुछ शॉर्ट होंगे, कुछ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होंगे सुपीरियर, कुछ इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल होंगे, कुछ आर्च लाइक हो सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं। ऐसे फाइबर्स को जो एक साइड पर वेरियस पॉइंट्स को आपस में जोड़ें, लोब्स को फ्रॉम सेम साइड क्रॉस ना करें, ऐसे फाइबर्स को कहते हैं एसोसिएशन फाइबर्स। दीज आर कॉल्ड एसोसिएशन फाइबर। देखें एक आध एसोसिएशन फाइबर, ये देखें, ये देख रहे हैं 60% आपका व्हाइट मैटर सिर्फ इन पे मबनी है। अब देख रहे हैं यहाँ से ये छोटे छोटे फाइबर्स हैं यहाँ पर, ये सुपीरियर जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये शॉर्ट फाइबर्स हैं, ये थोड़े से लॉन्गर हैं, ये थोड़े से, और ये बहुत लॉन्ग हैं। ये यहाँ पर देखें कितने बड़े बड़े फाइबर्स हैं, और यहाँ से जो फाइबर आ रहे हैं ये हैं कुछ, और यहाँ से आप कुछ फाइबर्स ऐसे आर्च लाइक फाइबर्स मिलेंगे इस तरीके, लेकिन ये मिलेंगे आपको एक साइड से। तो व्हाइट मैटर का बड़ा हिस्सा और कहाँ मिलेंगे? कुछ हो सकता है कि कुछ ऊपर से ऐसे गुजर गए हों, क्योंकि डायन्सेफलॉन कोई ऊपर तो नहीं होता है, वो तो ज़ाहिर एक्सेंट्रिक होता है, उसका तो इन्फीरियर सरफेस नज़र आना चाहिए, वो तो आपको इस तरीके से मिलेगा। यानी अगर आप सेरिब्रम को ऐसे करते हो तो डायन्सेफलॉन तो आपको ऐसे मिलेगा यहाँ, ताकि इन्फीरियर सरफेस उसका नज़र आए। तो ये फाइबर ऐसे हो सकते हैं, ये ऐसे हो सकते हैं, देख सकते हैं, ये पूरा भरा हुआ है, ये 60% से ज़्यादा, मेरा ख्याल इससे भी ज़्यादा हो, इनको एसोसिएशन फाइबर्स कहते हैं। तो व्हाइट मैटर ऑफ द सेरिब्रम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हाइट मैटर के बहुत डिजीज मिलेंगे आप। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाइट मैटर के 10% फाइबर्स व्हाइट मैटर के जो बनाने जा रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट व्हाइट मैटर का बंडल, जो दरअसल फालिज का सबसे बड़ा सबब उसका डैमेज है। ये कॉर्टेक्स नहीं डैमेज होता है व्हाइट मैटर, जो हम समझते हैं ना, को कॉर्टेक्स के अंदर कोई मैटर कॉर्टेक्स डैमेज हुआ है, डैमेज दरअसल वो होता है व्हाइट मैटर का बंडल, जिसकी वजह से हेमीप्लेजिया हो जाती है। तो फाइबर्स के ये बंडल जो हैं ये हैं क्या? एसोसिएशन फाइबर्स। 20% फाइबर वो हैं जो फाइबर्स मल्टीपल एरियाज फ्रॉम वन साइड को ऐसी आइडेंटिकल एरियाज ऑन द अदर साइड उनको आपस में जोड़ते हैं, ये क्रॉस करते हैं। इसका मकसद है कि फ्रंटल से लेके फ्रंटल तक भी, एक पॉइंट नहीं बता रहा हूं, हजारों लाखों पॉइंट्स फ्रंटल की आइडेंटिकल पॉइंट्स ऑन द अदर फ्रंटल, ये ऐसे जुड़े हुए, ये मिड लाइन को क्रॉस करेंगे। अगर फ्रंटल पर जुड़े हुए हैं तो मिड लाइन को जब क्रॉस करेंगे तो किसके आगे से गुजरेंगे? डायन्सेफलॉन के आगे से, ठीक है ना। तो फ्रंटल टू फ्रंटल वाले फाइबर्स भी हैं, फ्रॉम राइट फ्रंटल टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसे नहीं कि राइट का लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट का राइट में भी आएगा।
और इसके साथ साथ अगर हम टेम्पोरल के फाइबर हम देखें तो टेम्पोरल टू टेम्पोरल भी, पैराइटल टू पैराइटल भी होंगे। ऐसे अगर हम चाहें कि ये वाले फाइबर अगर पैराइटल टू पैराइटल होंगे तो ये कहाँ से पास होंगे, आगे से, पीछे से, कि ऊपर से, ठीक है ना, ये ऊपर से। और टेम्पोरल के साथ जब ज्वाइन करेंगे तो ये भी कैसे पास होंगे, ऐसे, क्योंकि टेम्पोरल किधर है, लोअर है, और दूसरा टेम्पोरल भी किधर है, लोअर है। अब इसको मैं कैसे करूं, क्या मैं नीचे से ले जाऊं, नीचे ले जाऊंगा तो फिर डायन्सेफलन का तो नीचे वाला हिस्सा भी कवर हो जाएगा, वो तो फिर वो भी नजर नहीं आएगा आपको। तो यहाँ टेम्पोरल है, इधर भी टेम्पोरल है, यहाँ टेम्पोरल, ये आपस में जुड़ेंगे तो ऐसे, लेफ्ट टू राइट, के राइट टू लेफ्ट भी, तो ये दोनों ऐसे। तो इसके फाइबर्स कैसे मिलेंगे आपके, इनका क्या डायरेक्शन होगा, आर्च लाइक होंगे, ऐसे होंगे। तो ये जो टेम्पोरल टू टेम्पोरल फाइबर जुड़ते हैं, ऐसे फाइबर्स को जो दोनों साइडों को आपस में जोड़ें, ऐसे फाइबर्स को कहते हैं कमीजरल फाइबर्स। दीज आर कॉल्ड कमीजरल फाइबर्स। और उससे की वजह से, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जब जुड़ेंगे तो वो जो मिड लाइन जहां पर वो आपस में क्रॉस कर रहे होंगे, वो मिड लाइन जो होगी वहां पर मोटापा होगा कि नहीं होगा, तो मोटे होंगे फाइबर। और जब यहां से काटोगे तो वो चीज़ तुम्हें थोड़ी सी थिकर नजर आएगी। उस थिकर मोटी सी सेंट्रल चीज को कहते हैं कमीजर। कमीजर ऐसे बन जाता है, या कमीजरल फाइबर्स की वजह से बनता है। तो कमीजर वो सेंट्रल पोर्शन है जहां पर ये दोनों फाइबर्स इस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं ऐसे। अब यहां से काटेंगे तो मोटाई होगी वहां पर, उसको बोलते हैं कमीजर। तो क्या सिर्फ टेम्पोरल टू टेम्पोरल आएंगे, या पैराइटल टू पैराइटल आएंगे, फ्रंटल टू फ्रंटल आएंगे, या ऑक्सीपिटल टू ऑक्सीपिटल भी आएंगे, ठीक है ना, वो भी फाइबर्स आएंगे। ये सारे फाइबर्स यहाँ पर इस तरीके से आपस में क्रॉस करते हैं। इसलिए आपका एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर आराम से दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर को इन्फॉर्मेशन देता है, तो दूसरे वाला पहले वाले को देता है। तो राइट वाला लेफ्ट वाले को देगा, लेफ्ट वाला राइट वाले को देगा, तो आपकी एक इन्फॉर्मेशन दोनों में पहुंची हुई होती है। इसको बोलते हैं कमीजरल फाइबर्स। ये तकरीबन यूँ समझ लो कि अगर वो 65 थे ना, तो ये 25% ये भी हैं। इनसे क्या बनते हैं, कमीजर्स बनते हैं। ये मैं कमीजर बता रहा हूँ आपको, अभी आपको दिखाता हूँ और इसकी डिजीज बताता हूँ कि क्या है। तो ये कमीजरल फाइबर्स है। 10% फाइबर अब की बार आ रहे हैं, ये वो हैं क्योंकि हमने 100% पूरे करने हैं ना। आप फाइबर्स तो 3 टाइप्स के ही हैं। जो तीसरा वाला फाइबर का ग्रुप है ना हमारा, वो फाइबर्स हैं जो आपने देखा होगा। ये तो आपको जो अभी बता रहा हूँ मैं, ये तो वही लोकल सर्किट्स लग रहे हैं मुझे। सेरिब्रम आपस में बात कर रहा है, या सेरिब्रम का एक लोब दूसरे लोब के साथ बात कर रहा है, या एक सेरिब्रम दूसरे से बात कर रहा है। तो मतलब ये है कि ये तो सेरिब्रम गेम चल रही है। वो किधर गया, वो जो हम ट्रैक्स लेके थैलेमस में लेके आके बैठे हुए हैं, पेन का ट्रैक तो फलां का ट्रैक नीचे से आ गया है अपोजिट साइड में, तो यहाँ का आ गया है उस थैलेमस में, सरफेस वाला आया वो थैलेमस में, स्पेशल सेंसेस आ गए, ये सारे ये जो बैठे हुए हैं ये तो बिलाकर फाइनली जाएंगे किधर, सेरिब्रम में। और जब फाइनली सेरिब्रम में जाएंगे, जब थैलेमस को छोड़ के अब सेरिब्रम में जाने की कोशिश करेंगे, तो कैसे ही चले जाएंगे कि वो भी वाइट मैटर से गुजरेंगे। वो जब वाइट मैटर से गुजरेंगे तो कैसे गुजरेंगे कि उसका हिस्सा बनेंगे। 10% फाइबर ये होते हैं। जैसे कौन से, जैसे आपका थैलेमस है, थैलेमस में आपको पता है कितने न्यूक्लिया। अब थैलेमस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्रैक्स आए थे। कौन से, 2 टाइप के ट्रैक्स। एक वो जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से आए थे, कार्टिकस स्पाइनल तो डिसेंडिंग है ना, ये जो सेंसेशन लेके थैलेमस को पहुंच रहे हैं। हर असेंडिंग ट्रैक्ट, हर सेंसरी ट्रैक्ट का आखिरी स्टेशन मुझे थैलेमस लग रहा है। तो जैसे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, वो पेन टेम्परेचर का राइट से चला, क्रॉस हॉर्नी हो गया ऑब्लिकली, और ऊपर गया लेमिनिस का बनते आखिर में थैलेमस में स्पाइनोथैलेमिक। वाइब्रेशन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन वाला फेसिकुलस ग्रेसिलो क्यूनेटस अभी तो नहीं हुआ है क्रॉस, लेकिन मिडिल मेडुला तक वो क्रॉस हो गया। ग्रेसाइलो क्यूनेट न्यूक्लियर को अवेलेबल हो गए, यहाँ से इंटरनल आर्कुएट फाइबर बने, क्रॉस करके मीडियल लेमिनिस्कस बनते हुए चला। आखिरी स्टेशन उसकी, लास्ट स्टेशन कौन सी है उसकी, थैलेमस, वहाँ बैठा हुआ है। वाइब्रेशन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द अपोजिट साइड। स्पाइनोसेरिबेलर तो यहाँ नहीं आएंगे, वो तो सेरिबल में चले जाएंगे। और तो कोई चलो नहीं भी आया तो, लेकिन ऐसे ही फिर फेस की जो पेन है वो आएगी ना। फेस की पेन ट्राइजेमिनल से आई, ट्राइजेमिनल से स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल, वहां से स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल, उसकी भी स्टेशन कौन सी है, थैलेमस। फिर हमने देखा था ना मेन सेंसरी न्यूक्लियस से जो ट्रैक्ट ट्राइजेमिनल से वाइब्रेशन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द फेस, वो वहां से आया, ऊपर गया ट्राइजेमिनल थैलेमिक ट्रैक्ट, लेमिनिस्कस बन के गया, लेकिन आखिर में गया किधर, थैलेमस में। लेकिन यहाँ आके पता चला कि हमारे पास स्पेशल ट्रैक्ट्स भी हैं, क्योंकि यहाँ स्पेशल सेंसेस भी हैं। और स्पेशल सेंस में एक ट्रैक्ट क्या आपका, हियरिंग वाला। हियरिंग में कान से गया था,
सेंसेशन कॉक्लियर नर्व ने उठाई, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स के जंक्शन पे डाला, दो आपको कॉक्लियर न्यूक्लिया मिले, उसका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन गया ट्रेपेजॉइड न्यूक्लिया में, वहां से गया लेटरल लेमिनिस्कस, इंफीरियर कोलिकुलस से गुजर गए, इंफीरियर ब्रेकियम में, कहां आया? थैलेमस में, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। टेस्ट वाला गया सीधा सीधा ट्रैक्टर सॉलिटेरियस नाम बन के, वो सीधा टेगमेंटम से निकल के सीधा घुस गया किसमें? थैलेमस में। ये सारे थैलेमस में आ गए। क्या सिर्फ ये थैलेमस में गए, या सेरिबेलम ने भी आओ? जब सेरिबेलम को रिक्वेस्ट किया गया था ना उसको, जैसे सेरिबेलम को रिक्वेस्ट किया गया ना, कार्टिको पोंटो, पोंटो सेरिबेलम, तो सेरिबेलम इंफॉर्मेशन को देखा करेगा या उस हिसाब से उसको मॉडिफाई करेगा, और मॉडिफाई करेगा तो बाहर निकालेगा, जिससे ऑर्डर आया है उसी को देगा। वो ऑर्डर तो आया कार्टिको पोंटो, पोंटो सेरिबेलर बन के, लेकिन ये जब देगा ना आपको तो फिर डेंटेटो बन के जाएगा, और डेंटेट न्यूक्लियस से उठेगा ये वाला, और ये वाला किसको देगा? सेरिब्रम को, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाता सेरिब्रम में, पहले आएगा थैलेमस में, तो ट्रैक का नाम पड़ जाएगा डेंटेटो थैलेमिक ट्रैक, फिर थैलेमस में। फिर आपको दिखाया था मैंने ब्रेन स्टेम के अंदर मौजूद थे ना वो रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन ही होती है जिसके असेंडिंग ट्रैक्स जाते हैं और पूरे सेरिब्रम में फैल जाते हैं। और ये जो सेरिब्रम आपको जगा के रखता है ना, एक्टिवेशन करके, जिसको हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो आप जाग रहे हैं ना, ये इसकी वजह से जाग रहे हैं। जगाता आपको कौन है? ब्रेन स्टेम का रेटिकुलर फॉर्मेशन। जब वो सेरिब्रम तक, क्या वो सेरिब्रम में डायरेक्ट पहुंचेगा कि वाया थैलेमस? तो थैलेमस में उसको न्यूक्लिया मिलेंगे ना यहाँ पर। ये सारी चीजें थैलेमस में बैठी हुई हैं इस वक्त। क्या सिर्फ ये है कि अभी दो सेंसेशन है और बाकी हैं, एक है विजन, एक है स्मेल। स्मेल वाहिद है जो नहीं है जाती थैलेमस में डायरेक्टली, तो सेरिब्रम में डायरेक्टली जाती है, लेकिन विजन तो जाएगी नहीं इधर। तो विजन में आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो क्रॉस होकर कियाज्मा बनी, कियाज्मा बन के आपका ऑप्टिक ट्रैक्ट बना, तो ट्रैक्ट का सीधा टारगेट कौन है? थैलेमस। अब की बार लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। थैलेमस में ये सारे काफले वहां पहुंचे होंगे, और हर एक जो ना थैलेमस हर काफले को अलग कमरा देगा, अलग न्यूक्लियस देगा उसका, जो मैंने आपको वीडियो में भेजा होगा। न्यूक्लिया जो है ना, खासतौर पे थैलेमस वाला जो खासतौर पे वीडियो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइपो वाला भी, हाइपोथैलेमस वाला भी, लेकिन थैलेमस वाला उसके बाकायदा मैंने न्यूक्लिया डिवाइड की। ये जो आपका स्पाइनोथैलेमिक आएगा ना, उसका अलग न्यूक्लियस है, उसको कहते हैं वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस, वीपीएल। ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस आएगा, वीपीएम में आएगा, वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल। वो आप देख लीजिएगा उसके डिवीजन किस तरीके से बनता है। हियरिंग वाला मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में आएगा, विजन वाला लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में आएगा, रेटिकुलर फॉर्मेशन वाला अलग जगहों पे जाएगा, थैलेमस के डेंटेटोथैलेमिक अलग जाएगा, टेस्ट वाला, ये सारे हर एक को रिसीव करने के लिए अलग काउंटर प्रोवाइड करेगा आपका थैलेमस। थैलेमस ने तो कर लिया। क्या आपको सेंसेशन, उस मकसद की सेंसेशन आपको फील हो जाएगी क्या? नहीं, जब तक आप अगला ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन थैलेमस उसको रिफाइन करने के लिए कहाँ भेजे? सेरिब्रम में भेजे। अब सेरिब्रम में भेजने जा रहे हैं, ये आपको पता है ये थैलेमस है, सब कुछ यहाँ पे इंतजार कर रहा है और बोल रहा है कि भाई ये मैंने रिले कर दिया, ये तुम्हारा न्यूक्लियस, ये मैंने दे दिया, अब आगे बढ़ाओ। तो ये सारे जो बंडल्स होंगे ना, ये यहाँ से निकलेंगे, किससे? थैलेमस से। और जैसे थैलेमस में निकलेंगे तो वाइट मैटर का हिस्सा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो ये बाहर क्या पड़ा हुआ है? पूरा वाइट मैटर। लेकिन ये जो पूरा वाइट मैटर भरा हुआ है ना, ये सिर्फ वाइट नहीं है, इसमें ग्रे के बड़े बड़े टुकड़े पड़े हुए हैं। सेरिब्रम के बाद सेरिबेलम में भी आपने देखा था ना, वाइट सिर्फ वाइट नहीं था, उसके अंदर डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया पड़े हुए थे, 3 एटलीस्ट। जो सबसे करीब था फेस्टिजियल, जो बाद में था इंटरपोज्ड, ग्लोबोज, एम्बोलीफार्म बोलते हैं उसको, वो जो आखिरी था वो डेंटेट था। तो 3 न्यूक्लिया यहाँ पर, तो जहाँ पर मल्टीपल न्यूक्लिया पड़े हुए हैं, तो एक न्यूक्लियस इतना बड़ा है कि जितनी साइज डेंसेफ्लॉन की है ना, उतनी साइज ही इसकी है, इतना बड़ा है। ये बड़ा सिर्फ बड़ा नहीं है, ये एंटीरियर लिमिट से आगे भी निकल गया है, यानी फ्रंटल लोब में भी चला गया है। तो पैराइटल की साइज का तो है ही, फ्रंटल की साइज का भी है, ये चला के दिखाता हूँ मैं। और इतना करीब है थैलेमस, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये चिपका हुआ है इसके साथ और जगह ही नहीं छोड़ी है, कभी भी ऐसा नहीं होता। ये जो एक घरों का एक लाइन घरों की होती है, जब घरों की लाइन दूसरी उनके सामने होती है तो कभी ऐसा नहीं होता कि इसका दरवाज़ा और इसका दरवाज़ा मिले हुए हों, कभी होगा क्या? कितना भी एनक्रोच करते हैं ना, थोड़ी जगह जरूर छोड़ते हैं। इसलिए नहीं कि कोई इनको रहम आ जाता है उन पर, मसला ये है कि अगर मिला देंगे तो फिर गुजरेंगे कहाँ से, घर से कैसे निकलेंगे? इतनी होगी जगह। लाहौर के पुरानी गलियों में आप देखें ना, एक बंदा गुजर सकता है ऐसे, इतनी जगह छोड़ी है, इससे कम जगह क्या छोड़ेंगे? मतलब ऐसे तो नहीं गुजर, पर एक बंदा गुजर सकता है,
दूसरा अगर होगा ना तो उसके पीछे चलेगा ऐसे। तब आप अंदाजा लगाएं ऐसे लोग अपना जनाजा कैसे निकालते होंगे। घरों से जनाजे निकाल ही नहीं सकते, ये छतों पे से होते हुए जनाजे आते हैं, वो जहाँ पे आखिरी घर होता है ना उसके बाद रोड पे आ जाता है, और सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि जनाजा आज एक घर में तो कभी दूसरे घर में भी होगा। ये छतों पे से गुजरने देते हैं, छतें उनके रोड हैं एक तरह से। ये लाहौर, अंदरूनी लाहौर है ना जो, ऐसे ये भाटी और ये ऐसी इतनी गलियाँ हैं पतली सी, जैसे ना रेशम गली और रेशम इनकी जो आपको रेशम गली वगैरह नजर आती है ना, इनके जो दुकानदारों के जो घर है ना, इनके घर जाके देखिए ना आप, ऐसी ऐसी गलियाँ हैं ऐसे। यहाँ भी यही है शहर, ये डाइनसेफ्लॉन है, ये थैलेमस फला फला जो भी है, ऐसे पड़ा इतनी पतली सी गली है। ये जो फाइबर्स के बंडल निकलेंगे यहाँ से, तो खुद सोचो यानी इतना बड़ा हाल होगा। और जब हम एक टाइम पर हम उनको कहेंगे कि भाई अब फंक्शन खत्म होगा, निकलें बाहर, निकलें, तो जो कॉरिडोर होगा, अगर इतनी पतली सी गली रखोगे तो क्या रश होगा अंदर। ये है शहर इसके साथ। तो ये थैलेमस में जितने काफिले पहुंचे हुए हैं ना, जब ये निकलेंगे बाहर तो उनको जगह मिलेगी बहुत ही नैरो इतनी। तो ये सारे फाइबर्स क्या आएंगे यहीं फंसेंगे इधर ही। कौन से फाइबर्स? ऑनवर्ड प्रोजेक्शन जो है, रिमेनिंग ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन, अगला ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन। अगर पिछले चौथा था तो अब पांचवा, पिछला दूसरा था तो अब तीसरा ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन। ये यहाँ से जो इसके एग्जॉन्स होंगे, न्यूरॉन खुद नहीं निकलेंगे, इनके एग्जॉन्स निकलेंगे। एग्जॉन्स निकलेंगे तो वो फंसे रहेंगे यहाँ पर। ये 10% फाइबर की बात बता रहा हूँ, कितने इंपॉर्टेंट होंगे अब अंदाजा लगाएं। ये क्या है? ये आखिरी सेंसेशन वो लेके जा रहे हैं, सेंसरी स्टिमुलस, कहाँ? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बाद कौन सी एरिया के पास? उसकी सेंसरी एरिया के पास, जहाँ वो सेंस आपको फील होगा, बिलाखर लोकलाइज्ड होगा, हर चीज़ इंटेंसिटी सब फीलिंग होगी, वो वहाँ पहुँचेगा। अभी यहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा है कि बहुत ही नैरो है, तो ये सारे फंसे हुए हैं वहाँ पर फाइबर्स ऐसे कॉम्पैक्ट। लेकिन जैसे यहाँ निकलेंगे ना, जैसे इस बाहर के जो इतना बड़ा पत्थर की तरह न्यूक्लियस पड़ा हुआ है वहाँ और थैलेमस के बीच की गली से जैसे आज़ाद होंगे ना यहाँ पर, तो वो जो सेरिब्रम की कॉर्टेक्स है ना वहाँ पर, उसकी जो सेंसरी एरिया है वो खासी बड़ी एरिया है, जिसमें हायर अप जो होगा वहाँ आपका फुट और लेग बना हुआ है, लेग की एरिया है। वो थोड़ा आप नीचे आओगे तो हेड की एरिया है, और नीचे जाओगे तो हेड की एरिया सबसे नीचे होगी। तो उसका मकसद है कि उस सेंसरी एरिया पे हर एरिया किसके लिए है? बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट के लिए वो एलोकेटेड है, और ऐसे एलोकेटेड है कि यहाँ यूँ समझ लो कि अगर तुम निशान छापते हुए जाओगे ना तो लेग ऊपर होगी, हेड नीचे होगा, उल्टा लटका हुआ होगा ह्यूमन बीइंग आपका। किस पे? कौन सी एरिया पे? सेंसरी एरिया पे। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना उसकी बॉडी की रिप्रेजेंटेशन, उसको बोलते हैं हम सेंसरी होमनक्यूलस। ऐसा मोटर में भी उल्टा होता है, तो इसके पास पहुंचना है। तो इसका मकसद है कि अगर यहाँ से आज़ाद हुए तो क्या ऐसे अभी भी नैरो होके पहुंचेंगे, कभी वाइड हो जाएंगे? अब वाइड हो जाएंगे। क्यों? एरिया बहुत ज़्यादा है और अब यहाँ फंसने की ज़रूरत ही नहीं है। वाइट मैटर में यहाँ बहुत जगह है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे होते हैं, ऐसे हो जाएंगे। तो कैसे? वही कॉम्पैक्ट बन के जाएंगे कि रेडिएशन की शक्ल में जाएंगे। तो इस क्राउन लाइक रेडिएशन का नाम होता है कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा क्या है? थैलेमस से निकलने वाले फाइबर्स के शुरू के हिस्से को बोलते हैं कि उसके आखिरी हिस्से को बोलते हैं। फैलेगा कौन? आखिरी वाला। क्या पहला फैलेगा? क्या पहले का क्या असर हुआ है? फंसा हुआ है एक जगह पर, कॉम्पैक्ट है, बहुत ही कंजेस्टेड है। इस कंजेस्टेड चीज को बोलते हैं कैप्सूल। इसको कैप्सुलेटेड फाइबर्स बोलते हैं। दैट कैप्सूल, क्या इससे कोई इंटरनल, इससे कोई अंदर और कैप्सूल हो सकता है क्या? ये सबसे अंदर वाला। क्यों? उसके बाद डाइनसेफ्लॉन आ गया। ये सबसे मीडियल कैप्सूल है, सबसे अंदर है। सबसे अंदर होने की वजह से इसका नाम पड़ गया है इंटरनल कैप्सूल। तो इंटरनल कैप्सूल क्या है? इंटरनल कैप्सूल थैलेमस से निकलने वाले जो लास्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन है उसके इनिशियल पोर्शन जो कॉम्पैक्ट है बिटवीन व्हाट? लेटरल सरफेस ऑफ द डाइनसेफ्लॉन एंड वो जो न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। किस में पड़ा हुआ है न्यूक्लियस? व्हाइट मैटर में। ऐसे न्यूक्लियाई को, ये न्यूक्लियाई ऊपर कम होते हैं, नीचे ज्यादा होते हैं, इसलिए ऐसे न्यूक्लियाई को हम बेजल न्यूक्लियाई कहते हैं। मेडिसिन में इसको बेजल गैंग्लिया भी कहते हैं। हालांकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर वाली सेल बॉडी कलेक्शन को हम गैंग्लिया नहीं कहते, न्यूक्लियाई कहते हैं, लेकिन मेडिसिन में आज भी इनको गैंग्लिया के नाम से पुकारा जाता है, और इनकी डिजीज को हम बेजल गैंग्लिया डिजीज बोलते हैं। और इनमें से जहां पर आपको मिलेगा तो ये आपको कॉम्पैक्ट बंडल मिलेगा। ये 10% फाइबर्स जो हैं ये आपके
इन चीज़ों पे मबनी है। ये वाले फाइबर्स जो थैलेमस में यहाँ मौजूद हैं और उसके बाद निकल के आगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुँचते हैं, इन फाइबर्स का नाम है प्रोजेक्शन फाइबर्स। और इस बंडल का क्या नाम है जो पहले फंसा हुआ है? इंटरनल कैप्सूल, और बाद वाले का कोरोनर रेडिएटा। ये सारे प्रोजेक्शन फाइबर्स कहलाएंगे। जो थैलेमस में आखिरी आर्डर ऑफ न्यूरॉन है, जो अब थैलेमस सेरिब्रम की तरफ भेज रहा है, उन फाइबर्स को, बंडल को पकड़ोगे तो ये तुम्हारे वाइट मैटर का अभी तक 10% का 5% ये बनाएंगे, अभी 5% रहता है। और इन फाइबर्स का क्या नाम होता है? प्रोजेक्शन फाइबर्स। दो टाइप के नहीं, टाइप तो सेम है, फंक्शन उसके दो हैं। अभी मैंने आपको 5% फाइबर बताए हैं जिनका काम क्या होता है? मोटर एक्टिविटी के सेंसरी। अब जो आने वाले हैं ना, वो मोटर है, और वो जो मोटर हैं वो आने वाले तो नहीं होंगे, यहाँ से जाने वाले तो नहीं होंगे, वो आने वाले होंगे। ये इधर मैंने कहाँ पहुँचाए हैं फाइबर्स? सेंसरी एरिया में। उस सेंसरी एरिया है कि इसके आगे मोटर एरिया भी होती है, तो सेंसरी में तो चलो पहुंच गई, सो पहुंच गई। अब वो मोटर एरिया से फाइबर नीचे उतरेंगे तो सेल बॉडी किधर बैठी हुई होगी? मोटर एरिया में। अब खुद तो नहीं उतरेगी, क्या उतरेंगे? इसके फाइबर्स उतरेंगे। और ये एरिया भी कैसे होगी? जैसे सेंसरी होती है बड़ी, वैसे मोटर भी बड़ी। तो फाइबर जब आएंगे तो ऊपर तो उनको कोई कॉम्पैक्शन या कोई तंग गली नहीं मिलती है, तो कैसे आएंगे? रेडिएशन की शक्ल में। तो इसका नाम होगा कोरोनर रेडिएटा। इसका मतलब कोरोनर रेडिएटा सिर्फ असेंडिंग पे मबनी है कि डिसेंडिंग पर भी है? और ये जब डिसेंडिंग के फाइबर्स आएंगे तो ये भी गुजरेंगे उस तंग गली से, और तंग गली से गुजरेंगे तो कहाँ गुजरेंगे? ये जो टच में है ना फाइबर्स, जो करीब करीब हैं, वो तो सेंसरी वाले हैं। ये वाले जो फाइबर्स अभी आए ना, कौन से वाले? मोटर वाले। ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट है आपका। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? फ्रंटल नहीं, और फ्रंटल से ही यानी मोटर एरिया से, कार्टेक्स से, यही तो बनाएंगे आपके कार्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। कार्टिकोस्पाइनली नहीं, कार्टिको बल्बर भी यहीं से बनेगा, यानी कार्टिको न्यूक्लियर भी यहीं से। और ये किस शक्ल में आएंगे? कोरोनर रेडिएटा की शक्ल में। अभी तो कोरोनर रेडिएटा है, लेकिन जब तक गली से गुजरेंगे तो कैप्सूलेटेड। तो कैप्सूल सिंगल थिकनेस होगा कि डबल थिकनेस? तो सेंसरी वाले फाइबर्स कहाँ मौजूद होंगे? थैलेमस को टच करते हुए। क्यों? वो तो थैलेमस से निकलते हैं। मोटर वाले फाइबर थैलेमस में नहीं जाते, तो नहीं जाएंगे तो क्या थैलेमस के करीब होंगे कि थैलेमस से थोड़े लेटरल होंगे? तो सेंसरी वाले फाइबर करीब होंगे। क्यों? वो तो वहीं से निकलते हैं, और इसके लेटरली मौजूद होगा क्या? ये। तो इसका मकसद है कि तुम्हें इंटरनल कैप्सूल सिंगल थिकनेस मिलेगा कि डबल थिकनेस मिलेगा। उसमें जो मीडियल थिकनेस वाली, जो मीडियल एरिया होगी, वो मीडियल वाले फाइबर्स होंगे, वो सेंसरी होंगे, वो जो लेटरल होंगे वो मोटर। तो ये इंटरनल कैप्सूल। और इंटरनल कैप्सूल के बाद जो अनवर्ड फाइबर नीचे जाएंगे तो फिर किसका हिस्सा बनेंगे? मिड ब्रेन। नीचे क्या है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की कौन सी एरिया? सेरिब्रल पेडिकल ऑफ मिड ब्रेन। कौन सा वाला एरिया? सबसे आगे वाला, क्रेस सेरिब्री। उससे नीचे जाएंगे तो किसमें? पोन्स में। आप बोले पोन्स में तो ट्रांसपोस्पोंटाइन फाइबर्स हैं, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल होंगे, वो बंडल की शक्ल में बीचों बीच। उसके बाद और नीचे जाएंगे तो मेडुला में। और मेडुला में कहाँ? पायरामिड में। वहां तो उनका घर है पायरामिड। ये कौन सी साइड चल रही है? सेम साइड। वो जब लास्ट मोमेंट पे आके वो 75% फाइबर ऐसे क्रॉस कर जाएंगे, 25% क्रॉस नहीं करेंगे। अब उनकी डेस्टिनेशन क्या है? लेटरल वाइड कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ऑन द अपोजिट साइड। लेकिन जो नहीं हुए क्रॉस, वो एंटीरियर वाइड कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ सेम साइड। लेकिन वो जो सेम वाले होते हैं वो भी सेगमेंटली जहां जहां से होंगे क्रॉस करते जाए। ऊपर जो 75% है वो एक साथ 75% क्रॉस करते हैं, लेकिन इंटीरियर कार्टिकोस्पाइनल सेगमेंटली क्रॉस करते हैं। वो सिर्फ क्रॉस ही नहीं करते, सेम साइड को भी सप्लाई करते हैं और क्रॉस भी करते हैं। लेकिन वो जो क्रॉस वाले फाइबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड को बनेंगे। और वो भी कौन से वाले न्यूरॉन को? लेटरल ग्रुप को। वो लेटरल ग्रुप आपको पता है स्किल्ड वाले मसल्स को, डिस्टल मसल्स को सप्लाई करेंगे, जबकि प्रॉक्सिमल ग्रुप जो है वो जो इंटीरियर वाले हैं वो सप्लाई करेंगे किसको? मीडियल ग्रुप को। और मीडियल ग्रुप क्या करता है? ट्रंक को सप्लाई करता है, प्रॉक्सिमल्स को करता है। और प्रॉक्सिमल हमें बायलेटरल कंट्रोल चाहिए इनका, क्योंकि अगर आप भले राइट से लिख रहे हो तो राइट शोल्डर ही नहीं, लेफ्ट शोल्डर भी आपको स्टेबलाइज चाहिए। ये आपको साथ दे, ये ना दे तो क्या लिख सकेंगे क्या आप? तो ये दोनों एक दूसरे को, तो प्रॉक्सिमल लिम्स हमेशा, गर्डल हमेशा बायलेटरली आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन स्किल्ड एक्टिविटी में इसकी जरूरत नहीं है, दूसरे की जरूरत नहीं है। आप जब यहाँ लिखते हैं तो आपका, आप ऐसे लिखते हैं तो क्या ये हाथ भी ऐसे ऐसे करता है क्या आपका? नहीं, एक साइड है। इसलिए वो पूरे फाइबर जो 75% क्रॉस करते हैं, ये स्किल्ड न्यूरॉन्स को कंट्रोल करते हैं। इस ग्रुप ऑफ फाइबर्स का नाम है प्रोजेक्शन फाइबर। और प्रोजेक्शन फाइबर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैप्सूल, जिसमें क्या मौजूद है? कॉम्पैक्ट बंडल्स हैं, सेंसरी के भी और मोटर के भी। और खुदा न खास्ता इसको सप्लाई करने वाली ब्लड जो है या जो वेसल है, जो बड़ी डेलिकेट वेसल्स होती है, और वो डेलिकेट वेसल्स में अगर कोई थ्रोम्बस फंस जाए तो लॉस जो है
वो ऑर्डिनरी लॉस होगा कि एक्सटेंसिव लॉस होगा? क्यों? क्योंकि ये सारे फाइबर्स यहाँ फंसे हुए हैं। जहाँ क्राउडेड प्लेस खुदा न खास्ता हो, जहाँ हज़ारों लोग बैठे हुए, सिनेमा हॉल में बम फट जाए तो लोग मरेंगे सैकड़ों। किसी बड़े ग्राउंड में बम फट जाए तो जिसको लगेगा वो 6, 8, 10 लोग मरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो सारे फाइबर यहाँ फंसे हुए हैं, तो आप अंदाज़ा लगाओ। वहाँ इंटरनल कैप्सूल सारा उड़ गया अगर, तो खुद सोचो, यानी आप असेंबली का जॉइंट सेशन चल रहा हो, जहाँ सेनेट के भी, कौमी असेंबली के भी सारे लोग बैठे हुए हों, 250-300 वो 200-250-600 लोग बैठे हों, खुदा न खासा यहाँ बम ब्लास्ट हो जाए तो आपकी तो तकरीबन आधी लीडरशिप उड़ जाएगी पहले झटके में। जबकि इस पूरी लीडरशिप को उड़ाने के लिए आपको 10-50-100 बम चाहिए थे मुख्तलिफ जगहों पे। कोई किधर है तो कोई किधर है, तो कोई बदीन का है तो कोई फलां का है। सारे सबको जमा करके अगर एक जगह किया जाए तो देर ही नहीं लगे। ये वो जगह है जहाँ सेंसरी फाइबर्स का भी बंडल है यहाँ पर, जिसमें भी विजन भी है, तो फलां भी है, तो ये भी है, सेंसरी है, पेन है, फलां ये भी है, और साथ में मोटर भी है। तो इसका मकसद है कि अपोजिट साइड का सेंसरी लॉस भी हो जाएगा और मोटर लॉस भी हो जाएगा। हेमीप्लेजिया में इसकी आर्टरी ब्लॉक हो, इसकी आर्टरी में थ्रोम्बस आ जाता है, या इसमें एम्बुलस आ जाता है, या अल्लाह न करे अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में इसकी आर्टरी रप्चर हो जाती है। रप्चर ये होती है, कार्टेक्स में मसला नहीं, सेरिब्रम में मसला नहीं होता। सेरिब्रम में हो जाए ना अगर, तो वो बहुत छोटी सी एरिया आपकी इन्वॉल्व हो जाएगी। ये वो जगह है जहाँ सब आके रुकते। ये वाइट मैटर है जो आपका 3 किस्म के फाइबर्स पे बना है: एसोसिएशन फाइबर्स, कमीजरल फाइबर्स, प्रोजेक्शन फाइबर्स। अब जो एसोसिएशन था वो तो मैंने आपको दिखा दिया, इसके मल्टीपल काम है। अब देखो ये आपको एसोसिएशन की यहाँ ज़रूरत कैसे पड़ेगी। अब देखो एसोसिएशन की ये ज़रूरत पड़ेगी। आपने यहाँ से देखा, ऑक्सीपिटल ने देखने का काम तो कर दिया, लेकिन देखने के साथ चीज़ को अंडरस्टैंड भी करना है। लिखा हुआ है शादी का वलीमा, उसकी खाना जो है वो 7 बजे, 7 o'clock। अब 7 o'clock आपने देखा तो सही, विजन वाले ऑक्सीपिटल से ये काम तो हो गया, वो देखा आपने, कार्ड ये देखा, ये अल्फाज आपने समझे भी कि नहीं। ये समझने वाली जो चीज़ होती है ये फिर यहाँ नहीं होती, ये फिर प्राइटल में होती है। तो ऑक्सीपिटल तक करंट पहुँचेगा कि ये ऑक्सीपिटल वाला प्राइटल की तरफ भेजेगा, और जब प्राइटल की तरफ भेजेगा तो तुम्हें क्या चाहिए होगा? वाइट मैटर के कुछ फाइबर्स चाहिए होंगे। ऐसे फाइबर्स का नाम पड़ जाएगा, सेम साइड से अगर आ गया तो इनका नाम पड़ जाएगा क्या? एसोसिएशन फाइबर्स। बड़ा बंडल के छोटे बंडल से ही काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीपिटल है, ये यहाँ है। लेकिन उसके साथ तुम्हें मेमोरी भी करनी है। ये तुमने देखा पढ़ा और मेमोरी की, और मेमोरी के लिए तुम्हें फ्रंटल वाली एरिया चाहिए, तो देखा तो फ्रंटल तक उसमें मेमोरी जमा होगी। तो इस किस्म की चीज़ तुम्हें क्या चाहिए? छोटे फाइबर, अब की बार लंबे फाइबर, समझ, लॉन्ग फाइबर चाहिए। उसके साथ आपको कुछ फ्रेश मेमोरी चाहिए, उसके साथ कुछ आपके इमोशंस भी हैं, चीज़ों को आपने देखा जिसकी वजह से आप खुश भी हुए, तो इसका मकसद है कि वो, तो ये फाइबर्स जो है इनको एसोसिएशन फाइबर्स कहते हैं। लाइकवाइज कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जैसे पैराइटल की एरिया में एक ऐसी एरिया होती है जहां से आप लिखी हुई चीजें और बोली हुई चीजों को आप अंडरस्टैंड कर, स्पीच को अंडरस्टैंड करते हैं। इसको हम कहते हैं यहां पर सेंसरी स्पीच एरिया। कौन सी? ये क्या करती है? ये सेंस करती है, समझाती है आपको कि ये जो बोल रहा है, जो आपके कान में आएगा सिर्फ, वो तो हियरिंग है, लेकिन उसको समझाने का रोल कौन प्ले करेगा? ये एरिया। तो पहले क्या होना चाहिए? हियरिंग। तो हियरिंग कहाँ मौजूद होगी? हियरिंग तो मौजूद होगी तुम्हारे टेम्पोरल में, लेकिन टेम्पोरल में जो बातें मेरी आपके कान तक पहुंच रही हैं, यहां तक ये किधर जाएंगी? इस स्पीच एरिया में जाएंगी। ये स्पीच एरिया क्या है? ये आपको बुलवाती है कि समझाती है? समझाती है। तो हम इसको कहते हैं सेंसरी स्पीच एरिया। अब वो जो आपको मैंने बोला कि ये चीज़ है भाई, आप सबको बोल दो कि कल 6 बजे आना है, तो आपको जो मैंने बताया वो आपने अंडरस्टैंड किया। अब सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे, अब आप जबान को मूव करके बोलेंगे भी। बोलने की एरिया ये नहीं है, बोलने की एरिया यहाँ है। तो जो आपने समझा किसने? इस एरिया ने। अब वो आपको मजबूर कर रही है कि बोलो, तो ये एरिया इसको बोलेगी। जब बोलेगी तो इसका मतलब है कि इस एरिया से जो फाइबर्स का बंडल निकलेगा वो किस पे आएगा? इस पे। इसको हम कहते हैं मोटर स्पीच एरिया, जो जबान को चलाती है फॉर स्पीच पर्पस। तो ये बंडल बनेगा कि नहीं? एक फाइबर का कि मोटा बंडल बनेगा? ये फाइबर्स हैं, और इस किस्म के बंडल जो बनते हैं ना, ये जो बंडल बनता है ये आर्च लाइक होता है। इसको हम यहाँ पे आर्क्यूएट फेसिकुलस कहते हैं, जो सेंसरी स्पीच एरिया को किसके साथ मिलाता है? मोटर स्पीच एरिया के साथ। कौन से वाले फाइबर्स बन जाएंगे? ये एसोसिएशन
ये 2-3% एसोसिएशन इससे भी बन गया। ये इस वजह से एसोसिएशन की बड़ी ज़रूरत होती है। ये वर्निकी सेंसरी स्पीच एरिया है, और ये फिर ब्रोका के नाम पर है। इसका नाम है ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया। ये चल के आपको आगे सेरिब्रम बताऊंगा मैं। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, और वो है हमारी टेम्पोरल एरिया। और इसी तरीके से ये ऊपर जो यहाँ थी हमारी सेंसरी एरिया, और ये हमारी मोटर वगैरह, ये मोटर, ये सेंसरी, ये थी। इस तरीके से यहाँ पे एरिया होता है। तो ये हमारे एसोसिएशन फाइबर्स हैं। और उसके बाद मैंने आपको अभी 10% प्रोजेक्शन फाइबर्स भी बताया। चलो देख लो ये प्रोजेक्शन फाइबर्स की सिचुएशन क्या है, ये किस तरीके से बैठे हुए हैं यहाँ पर। बड़े इंपॉर्टेंट, और उसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बंडल है ना, वो इंटरनल कैप्सूल है। ये देखेंगे वैसे मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, बंडल देख रहे हैं? ये सिर्फ ये एरिया कौन सी है? ये एरिया वो है जो लिखी हुई चीज को समझा रहा है, और सारी बोली हुई चीज को समझा रहा है। बोली हुई जो आपको कान तक आ गई थी, लेकिन सेम चीज मैं तो पेपर पे भी लिख के दूं ना, तो ये वाली एरिया आपको क्या करेंगे, देखेंगे। तो अब की बार जो है वो कहां पहुंचेगा? ऑक्सीपिटल पे। और ऑक्सीपिटल पे सिर्फ देखेंगे कि समझेंगे भी। तो ये ऑक्सीपिटल वाली एरिया क्या करेगी? ये इसको जाके बोलेगी। कैसे इसको बोलेगी कि अब आप रिपीट भी करेंगे, रिपीट के लिए ये है। तो देखने वाली चीज, इसका मकसद यह है कि वर्निकी सेंसरी स्पीच एरिया दो किस्म की स्पीच, एक वर्बल, एक स्पोकन, एक रिटन लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेजेस आपको समझाने का रोल प्ले करती है। कौन? वर्निकी सेंसरी स्पीच एरिया। और अगर आप चाहें तो आप उसको मोटर की तरफ भेज दें, और आप टंग को मूव करके आप स्पीच रिपीट भी कर सकते हैं। ये वाला एरिया ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया, यही तो है वर्निकी को ब्रोका के साथ जोड़ने वाला ये फेसिकुलस एसोसिएशन फाइबर्स। इसका नाम आर्क्यूएट फेसिकुलस। अगर आर्क्यूएट फेसिकुलस में काट दूं ना, समझेंगे जरूर, आप बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि ये फिर आज़ाद हो गया। ये आज़ाद हो गया, अब आपको ये आज़ाद हो गया, बुलवाएगा जरूर आपसे, लेकिन वो समझ वाली बात ही नहीं होगी उसमें, बड़बड़ करेंगे आप। क्योंकि अभी ये एरिया ज़ाया तो नहीं ना हुई, लेकिन इस एरिया को वो जो कंट्रोल है ना, उसको वो सेंस उसका खत्म हो जाएगा। फ्लुएंट, इतनी फ्लुएंट स्पीच होगी आपकी, और ऐसे ऐसे वर्ड भी निकालेंगे जो डिक्शनरी में नहीं होते, क्योंकि स्पीच आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। ये फ्लुएंट अफेजिया कहलाती है। फ्लुएंट अफेजिया, इतनी बार क्यों? क्योंकि बाहर से कंट्रोल, ऊपर से वो जो समझने वाली चीज़ थी वो उसको कंट्रोल करके बैठी थी, और वही मुंह से करवा रही थी जो समझ वाली बात है। अगर इसको मैं कंट्रोल ही खत्म कर दूं, तो अब बोलेगी, टंग को वो अल्फाज बुलवाएगी जो लैंग्वेज में ही नहीं होते हैं। इसको फ्लुएंट अफेजिया भी कहते हैं। फ्लुएंट, इतनी फ्लुएंसी होगी, लेकिन होगी बिल्कुल नॉनसेंस वाले अल्फाज ज़्यादा। इट इज कॉल्ड लाइक ये एसोसिएशन फाइबर इस तरीके से है। चलिए कभी जरूर बाद में करा था, अभी फिलहाल प्रोजेक्शन को देखो। ये प्रोजेक्शन फाइबर्स। अब ये आप सोच सकते हो ये डायग्राम कौन सा डायग्राम है, इसको थोड़ा सा देखें। इस डायग्राम को आप देखें, ये क्या है? ये सेरिब्रम, जैसे ब्रेन पड़ा हुआ है। ब्रेन से मैं ऊपर से स्लाइस काट रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कट लगा रहा हूँ, ऐसे स्लाइस कट के। अभी भी मैं डायनसेफ्लॉन के सुपीरियर सरफेस तक नहीं पहुंच पाया हूं। क्यों? डायनसेफ्लॉन काफी नीचे है, और मैंने स्लाइस लगाया, काटा, अभी भी नहीं पहुंचा, और स्लाइस लगाया, ये पहुंचा। अब मैं स्लाइस लगा रहा हूं तो किसके ऊपर से छुरी पास हो रही है? वहां तो होगी ही, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी ये क्या चीज है? डायनसेफ्लॉन है, उसके सुपीरियर सरफेस पर से छुरी पास हो रही है। मैंने यहां से हटाया। जब यहां से हटाया तो बाहर मुझे क्या मिलेगा? कैप्सूल। उसके बाद क्या मिलेगा? बेजल न्यूक्लियस। उसके बाद क्या मिलेगा? कुछ व्हाइट मैटर, फिर एक और बेजल न्यूक्लियस, कुछ ना कुछ मिलेगा। बाहर की ये सारी चीजें इस तरीके से मिलेंगी। मैं अब आपको पहले डायनसेफ्लॉन दिखा रहा हूँ। ये देखें डायनसेफ्लॉन, एक तरफ से होगा कि दूसरी तरफ से भी? दूसरी तरफ से। और इस बीच में ये क्या होगा? अंदर हाथ डालोगे तो आपका हाथ गीला होकर निकलेगा, थर्ड वेंट्रिकल। भाई ये जो मैं ऐसे करूं तो ये मेरा डायनसेफ्लॉन, और डायनसेफ्लॉन माने ये वाली एरिया क्या होगी? थैलेमस, कैपोथैलेमस, थैलेमस, क्योंकि मैं ऊपर से काट के आ रहा हूँ। हाइपोथैलेमस इसके नीचे होगा, और इस व्यू में वो नहीं नजर आ रहा। और इसके बीच में जो गैप होगी, इस गैप में अंदर हाथ डालूं तो थर्ड वेंट्रिकल, सीएसएफ मौजूद होगा। और एक तरफ होगा मेरा लेफ्ट थैलेमस, दूसरी तरफ होगा मेरा राइट थैलेमस, या ये लेफ्ट राइट वगैरह। तो ये यहाँ पर होगा। और इसके बाद ये दुनिया क्या है? सेरिब्रम का व्हाइट मैटर। फॉरेन व्हाइट मैटर है कि गैप छोड़ के यहाँ बेजल न्यूक्लियस है।
बेसल न्यूक्लियस। और ये जो गली है ना यहाँ पर जो फंसी हुई, उसमें ये ग्रीन कलर का वो है क्या, प्रोजेक्शन फाइबर, जो अभी अभी थैलेमस से निकला है। जगह है कम तो सारे आके वहाँ जमा हुए हैं। तो ये जो ग्रीन कलर का तुमने देखा, ये क्या चीज़ है, ये प्रोजेक्शन फाइबर से, इसका क्या नाम है, इंटरनल कैप्सूल। तो ये ग्रीन कलर का जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, इंटरनल कैप्सूल। किसमें फंसा हुआ है, अंदर थैलेमस, बाहर बेसल न्यूक्लियस। जगह इतनी थी, अब इसमें फंस गया। अब ये जितने भी फाइबर्स यहाँ से होंगे, कि ये फाइबर्स कौन से वाले होंगे, आधे होंगे सेंसरी, आधे होंगे मोटर। अंदर वाले होंगे सेंसरी और बाहर वाले होंगे मोटर। अगर मैं इसको 200 में तकसीम कर दूं तो ये मैं ऐसे कर सकता हूँ। ये होंगे कौन से, सेंसरी, और ये यहाँ से जब निकलेंगे तो क्या हो जाएंगे, कोरोनरी रेडिएटा बन के जाएंगे। और जब कोरोनरी रेडिएटा बन के जाएंगे तो किस में जाएंगे, आधे मोटर एरिया में और आधे सेंसरी एरिया में। और सेंसरी और मोटर एरिया किस में होती है, ज्यादातर पैराइटल में होती है। मोटर एरिया फ्रंटल के करीब होती है, लेकिन पैराइटल। लेकिन अगर थैलेमस कुछ फाइबर्स को भेजना चाहे फ्रंटल लोब में ज्यादा, तो ये देखो, ये कौन सी एरिया है, नहीं ये वो आपको बताया ना, डायंसेफ्लॉन के आगे वाला एरिया जो होता है वो फ्रंटल होता है। डायंसेफ्लॉन के लाइन में जो ऊपर से एरिया आएगी वो पैराइटल होगी ना, समझ गए ना। तो इसका मकसद है कि जब थैलेमस ने अपने फाइबर्स को भेजना चाहा पैराइटल में, तो जगह ये सब समझ में आई। लेकिन अगर थैलेमस भेजना चाहे फ्रंटल में, थैलेमस अपने फाइबर्स को, अगले ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन को अगर थैलेमस से फ्रंटल में भेजना चाहे, तो क्या इस जगह से जा सकता है क्या, नहीं। तो किस जगह से जाएगा, इस जगह से जाएगा, इससे। यानी थैलेमस से निकल के कहां गया, आगे गया। तो ये वाले फाइबर थैलेमस से निकल के कहां जाने वाले फाइबर्स यहां से रन करते हैं, फ्रंटल में जाने वाले फाइबर्स यहां से रन करते हैं। सिर्फ रन करके जाते हैं कि आ भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। कौन से, मोटर वाले, क्योंकि फ्रंटल के लोब से तो कोई कोई आएगा ना फाइबर। तो ये यहाँ से आने जाने वाला। इसका मकसद ये कि ये जो ग्रीन कलर का मैंने दिखाया है, इसको बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल, बोलते हैं कि नहीं। लेकिन इंटरनल कैप्सूल, इसकी एक लिम्ब है कि इसके दो लिम्ब्स हैं, दो लिम्ब्स हैं। देखो, एक लिम्ब ये है, एक लिम्ब ये है। सीधी है कि बैंड आ गया है, जेनी आ गया है, इसको जेनी कहते हैं। इसको बोलते हैं एंटीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। ज्यादा फाइबर्स पोस्टीरियर लिम्ब। क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट में ही तो होती है टेम्पराइटल लोब, और यहीं तो होते हैं सेंसरी और मोटर कॉर्टेक्सेस। तो जहां ज्यादातर फाइबर इधर जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल कैप्सूल। ये पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल है, और ये एंटीरियर लिम्ब है इंटरनल कैप्सूल। जहां बैंड आ गया ना यहाँ पर, उसको जेन्यू बोलते हैं, वो जेन्यू ऑफ इंटरनल कैप्सूल। और इसी के अंदर क्या फाइबर्स होंगे मौजूद, यहाँ सेंसरी और यहाँ सेंसरी, और ये मोटर और ये मोटर। बाहर से क्या, मोटर। ये वाले जो इंटीरियर लिम्ब के फाइबर्स हैं, इसका ज्यादा टारगेट आने जाने का कौन से लोब के साथ होता है, फ्रंटल के साथ। फ्रंटल की तरफ जाने वाले या वहां से आने वाले। और ये जो पोस्टीरियर लिम्ब है, इसका वास्ता ज्यादातर किसके साथ है, पैराइटल के साथ, वहां जाने वाले और वहां से आने वाले। लेकिन ये वाली जो एरिया है ना, ये सबसे आखिर वाली एरिया, ये बिल्कुल इसका टिप जो है यहाँ पर, इसके फाइबर से या तो यहाँ आ सकते हैं ऑक्सीपिटल में, या यहाँ जा सकते हैं, कहाँ, टेम्पोरल में। सिर्फ जाने वाले नहीं, आने वाले भी। इस वक्त जाने वाले हैं, और जो जाने वाले हैं तो ये किस तरफ गए हैं, ऑक्सीपिटल ये टेम्पोरल में। किससे, कहां से कहां तक, मोस्ट पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द पोस्टीरियर लिम्ब से ये फाइबर जो हैं, ये कौन से वाले फाइबर हैं, जो अभी अभी जिन्होंने थैलेमस को छोड़ा है, ये इधर जा रहे हैं, कहाँ, टेम्पोरल लोब में। ये वही फाइबर्स हैं जो हियरिंग का रोल प्ले करेंगे। क्यों, टेम्पोरल लोब में तो हियरिंग एरिया होती है। और यहाँ पर इसका मकसद है कि थैलेमस ने सुना जरूर है, लेकिन सुनने के बाद अपने ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन को कहाँ भेजा है, नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन को टेम्पोरल जोन में भेजा है। क्यों, इधर ही होती है हमारी हियरिंग एरिया, ऑडिटरी एरिया जिसको बोलते हैं। और अब आप चीज़ों को अच्छे तरीके से सुनेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि समझेंगे, सुनेंगे अच्छे तरीके से। क्या समझेंगे भी सही, वो वर्निकीज की तरफ भेजेगा, शाबाश, वो वर्निकीज की तरफ भेजेगा। अगर वर्निकीज को मैं ख़त्म कर दूँ ना, अगर सुनेंगे ज़रूर आप,
लेकिन समझ नहीं पाएंगे। आपको बोला जाएगा ना कि आपका नाम क्या है, आप देखते रहेंगे कि आप सुनाई नहीं दे रहा है, समझेंगे ही नहीं, आप वर्ड समझेंगे नहीं, समझ गए? तो बंदा डेफ नहीं है, सुन रहा है, समझ नहीं रहा, क्योंकि समझाने वाली एरिया जो है ये सारे अल्फाज 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 किधर भेज रहा है, वर्निकीज की तरफ भेज रहा है, और वर्निकीज ही नहीं है। तो हम इसको कहते हैं यहाँ पर क्या, तो इसका मतलब वर्निकीज है ही नहीं, माने इसका मतलब है कि जब वो बोलेगा तो फ्लुएंसी ही नहीं होगी, समझ ही नहीं रहा है तो बोलेगा क्या। इसको हम नॉन फ्लुएंट एफेजिया भी कहते हैं, या सेंसरी एफेजिया भी बोलते हैं, वर्निकीज एफेजिया भी बोलते हैं, समझ गए? तो इसका मकसद ये कि ये, और जो पीछे की तरफ गए हैं तो वो कहाँ से गए हैं, थैलेमस से पीछे की तरफ, कहाँ, विजुअल एरिया में। ये ऑडिटरी पाथवे नहीं, ये विजुअल पाथवे का आखिरी हिस्सा ये है। तो इसका मकसद है कि इंटरनल कैप्सूल से विजन वाले फाइबर भी गुजरेंगे, हियरिंग वाले भी गुजरेंगे, सेंसरी वाले भी गुजरेंगे, मोटर वाले भी गुजरेंगे, सारे फाइबर्स इंटरनल कैप्सूल। आप सोच सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ के अगर ब्लड सप्लाई में काट दूँ या यहाँ बम धमाका कर दूँ तो आप अंदाजा तो लगाएं तो क्या क्या नहीं जाएगा यहाँ से, इतनी चीज़ें यहाँ से जाएंगी, इतना कुछ भी जाएगा यहाँ से कि आप एंटीरियर, अगर एंटीरियर लिम्ब अगर चली गई ना यहाँ से तो फिर सेंसरी मोटर लॉस इतना नहीं होगा, लेकिन फ्रंटल लोब के जो फंक्शंस हैं वो काफ़ी नीचे आ जाएंगे। और फ्रंटल लोब ऐसी चीज़ होती है कि अगर फ्रंटल लोब को मैं ज़ाया कर दूँ ना अगर, तो सेंसरी मोटर लॉस तो इतना नहीं होगा, लेकिन आपका जो एटीट्यूड और बिहेवियर है ना वो चेंज हो जाएगा, बिहेवियर आपका चेंज हो जाएगा। इतना कुछ कि अगर ये जो खास तौर पे जो एंटीरियर लोब है ना आपका, एंटीरियर लोब को सप्लाई करती है, जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब को सप्लाई करती है हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, छोटी आर्टरी होती है लेकिन एंटीरियर को सप्लाई करती है। अगर उसमें कोई ब्लॉक आ जाए ना तो फिर आपको एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ऑक्लूजन की वजह से जो आपके पास आपका पेशेंट आएगा उसका बहुत ही छोटा हिस्सा अपोजिट साइड का थोड़ा सा हिस्सा मोटर लॉस होगा, थोड़ी सी लेग वेग में मसला होगा, बाकी में नहीं होगा, कोई स्पीच का मसला भी नहीं होगा, एटीट्यूड चेंज होगी, बिहेवियर चेंज, पैटर्न बिहेवियर, उसका मतलब है कि सोशल इनहिबिशन डिसइनहिबिशन हो जाएगी। माना उसको पता नहीं होगा कि पहले तो ये होगा कि वो स्ट्रोक अगर हो गया ना एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का, तो पहला तो ये होगा उसको कि वो डिनाई करेगा मुझे है ही नहीं कुछ, मुझे कुछ भी नहीं है, पड़ा हुआ होगा, लेग खत्म हो गई है उसकी, वो लेग में पावर नहीं है, वो सेंसेशन वगैरह थोड़ी सी और तो नहीं ज़्यादा, लेकिन यह है लेग वो बोलेगा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सेल्फ डिनायल में पहले तो। दूसरा वो चलो रिकवर भी हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा हिस्सा ख़राब हो गया है। अब उसके अंदर क्या होगा, वो जो सोशल नॉर्म्स होते हैं ना, जैसे हम कॉलेज जाते हैं तो हमारे कपड़े डिफरेंट होते हैं, तो हमें पता होता है कि भाई किस शादी है तो हमारे कपड़े डिफरेंट होते हैं, तो हमें पता होता है हम बाहर निकलेंगे बगैर चप्पल के कोई तस्वीर ही नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ें हमें सिखाती हैं पैटर्न के किस तरीके से, सोशल नॉर्म्स कैसे होते हैं, सोशलाइजेशन, ये वो सारी चीज़ें सिखाती हैं। अगर इसमें कोई गड़बड़ हो गई तो उसको परवाह ही नहीं होगी कि मैं पाँव में चप्पल पहन के कॉलेज चला गया हूँ बड़ी मीटिंग में, या अभी मैंने पैंट पहना है कि नहीं है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ ये वो सारी मतलब इतनी सोशल डिसइनहिबिशन हो जाएगी उसको कि वो उसको पता ही नहीं होगा, मतलब उसको फील ही नहीं होगा कि मैं किस तरीके से। अब इसका एक सिनेरियो में एक सिनेरियो है, एक स्कूल का प्रोफेसर प्रिंसिपल है, वो सीढ़ी से गिरता है और उसको एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का मसला हो जाता है, वो 2 महीने छुट्टी पे चला गया, रिकवर हो जाता है। अब वो रिकवरी के बाद वो जॉब पे वापस आए, ही वॉज ए वेल बिहेव्ड पर्सन, वो बड़ा मशहूर था, वेल बिहेव्ड, ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड, एवरीथिंग। अभी लोगों को पता, मतलब ये लोगों ने फील किया है कि अब ना तो उसकी वो ड्रेसिंग रही है और कपड़े भी ऐसे ऐसे पहन के आ रहा है जो केवली जो आप ड्राइंग रूम में और अपने घर में बैठ के लाउंज वेयर जैसे पहने हुए होते हैं लोगों को, इस किस्म के कपड़े पहन के आ रहा है। और कल तो हालत हो गई ये कि वो चप्पल पहन के आ गया, प्रिंसिपल चप्पल पहन के आ गया। और अभी दूसरी जो बता रहा हूँ जो सिनेरियो में लिखी हुई है, वो कह रहा है कि आज तो हद हो गई, कॉरिडोर में प्लांट्स की जो वास लगी हुई होती है, गमला, ही पास यूरिन इन दैट टुडे। अब अंदाजा लगाएं, एक प्रोफेसर, एक प्रिंसिपल जो 6 साल से उस इतने बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल है, वो ही पास यूरिन इन दैट प्लांट, उधर कॉरिडोर के अंदर। कैन यू बिलीव? ये क्या था? क्योंकि उसको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि सोसाइटी में ये चीज़ मायूब है, ये किसी को आदमी ऐसे कर सकता है।
ये क्या था, ये तो नीचे बोल रहा है कि इसको जो स्ट्रोक हुआ है ये कौन सी एरिया इन्वॉल्व हुई है, विच आर्टरीज थिंग, ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये सिग्नल में बाकायदा पूरा सिनेरियो बताया उसमें। लेकिन मिडिल सेरेब्रल आर्टरी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, वो इन्वॉल्व होती है तो तबाही भी बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि वो मेजर एरिया को लिए इतनी बड़ी बड़ी एरिया से इंटरनल कैप्सूल दरअसल उसकी आर्टरी की वजह से होता है। ये हेमीप्लेजिया उमूमन आप देखिए जो फालिज के पेशेंट आते हैं मिडिल सेरेब्रल आर्टरी ज़्यादातर, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी कम ही इन्वॉल्व होती है। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी कम इन्वॉल्व हो गई तो आपको विजुअल लॉस होगा, आपका विजुअल डिस्टर्बेंस। मिडिल से वो नहीं होता, उसमें स्पीच के मसले हो जाएंगे आपको और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। स्पीच का मसला हो जाएगा, हाफ लॉस हो जाएगी आपकी पावर की, और हाफ लॉस हो जाएगा आपका जो है पावर का, हेमीपेरेसिस या हेमीप्लेजिया, हेमी एनेस्थीसिया, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स, और साथ में आपका स्पीच के प्रॉब्लम जिसको अफेजिया कहते हैं। क्यों? ब्रोका और वर्निकीज ये दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि आर्टरी एक ही होती है। इसको ग्लोबल अफेजिया भी कहते हैं। अगर एक ही इन्वॉल्व हो गया तो सेंसरी, दूसरा हो गया तो मोटर, दोनों हो गए तो ग्लोबल अफेजिया। न वो समझ सकेगा न वो बोल सकेगा, इसको ग्लोबल अफेजिया कहते हैं। ये वुमन मिडिल सेरेब्रल आर्टरी दोनों ही जाती हैं। जैसे तो ये चीज़ें इस तरीके से यहाँ पर कहते हैं। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि ये इंटरनल कैप्सूल, तो प्रोजेक्शन फाइबर्स में तुमने इंटरनल कैप्सूल कर दिया ना, जिसकी एंटीरियर लिम्ब क्या है, जेन्यू क्या है, पोस्टीरियर लिम्ब क्या है। और ये दो किस्म के जो फाइबर्स होते हैं, ये एक को रेडिएशन कहते हैं, एक जो कहिए हियरिंग के लिए गए इसको कहते हैं एकॉस्टिक रेडिएशन, ऑडिटरी जो पीछे गया है उसको कहते हैं विजुअल रेडिएशन, ऑप्टिक रेडिएशन। और इनके फाइबर्स जाते हैं कैसे? कोरोनरी डेटा बन के। इनके नहीं जाते कोरोनरी डेटा बन के, इनके ऐसे जाते हैं, ऐसे नहीं जाते, क्योंकि ये ऐसे, ये एक जो फाइबर ऐसे गए तो ये नहीं जाएंगे कोरोना रेडिएटा बन के। इनको बोलेंगे हम क्या? रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन? एकॉस्टिक, ऑडिटरी रेडिएशन। पीछे वाले को बोलेंगे विजुअल रेडिएशन। लेकिन वो जो सेंसरी और मोटर वाले गए वो कोरोना रेडिएटा, लेकिन बिलाखिर तो वो लिम्स बनाएंगे इंटरनल कैप्सूल, और इनसे आगे जाएंगे तो फिर आगे तो आपको बाकी पाथवे का आइडिया हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती है इंटरनल कैप्सूल को। उसके बाद मैंने एसोसिएशन बताया। अब जो आपको दिखाया, अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो ये है, वो क्या? कमिजरल फाइबर्स। कमिजरल फाइबर्स क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। फ्रंटल टू फ्रंटल कितनी समझ लोगे? 1000 पॉइंट इधर, 1000 इधर, तो 1000 किस्म के फाइबर्स हो गए। फिर पैराइटल टू पैराइटल 10-15 हज़ार ऐसे। फिर टेम्पोरल टू टेम्पोरल भी, ऑक्सीपिटल टू ऑक्सीपिटल भी। ये इतने कंटिन्यूटी में होते हैं कि ब्रेक नहीं करते, चलता रहेगा चलता रहेगा। तो वो जो मिड लाइन में आपको जो वो थिकेंड एरिया मिलेगी वो क्या ब्रोकन मिलेगी कि कंटिन्यूस मिलेगी? क्या कहते हैं? कंटिन्यूस मिलेगी। इतनी मोटी थिकेंड एरिया होगी, कहाँ से कहाँ तक? डायनसेफ्लॉन के खासे आगे से डायनसेफ्लॉन के ऊपर से लेके पीछे तक। और इसमें कौन से फाइबर्स क्रॉस कर रहे होंगे? फ्रंटल के भी, पैराइटल के भी, सिर्फ पैराइटल के टेम्पोरल के भी, और पीछे ऑक्सीपिटल के भी, कंटिन्यूटी में। लाखों एरियाज यहाँ की, लाखों एरियाज यहाँ की। और वो जो सेंटर होगा वहाँ हाथ पकड़ोगे तो वो मोटाई फील होगी। उस मोटाई वाली चीज़ को बोलते हैं कमिजर, फाइबर्स को बोलते हैं कमिजरल फाइबर्स। ये तो कंटिन्यूटी वाला मैंने बताया। कुछ ऐसे भी होते हैं जो छोटी एरिया को छोटी एरिया से मिलाते हैं, वे वाले होंगे थोड़े से छोटे। तो कमिजर छोटे छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कमिजर ये है। इस कमिजर का नाम है कार्पस कैलोजम, कैलोजल। कैलोजल ह्यूज को कहते हैं, कैलोजल लॉस बोलते हैं ना, कैलोजल लॉस। तो ये कार्पस, और कार्पस बॉडी को कहते हैं कैलोजल बॉडी, ह्यूज एंड एक्सटेंसिव बॉडी, इसको हम कहते हैं कार्पस कैलोजल। हम इसको क्या करते हैं? ट्रांसफर सेक्शन, जब हम इसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन को ऐसे काटेंगे ना, अगर हम फॉर एग्जांपल सजाइडल सेक्शन को ऐसे करेंगे तो वो मुझे जो बीच वाला जो मोटा कार्पस कैलोजम है वो मुझे नजर आ जाएगा। वो नजर आएगा क्या? कमिजरल फाइबर नजर आएंगे क्या मुझे? सेंटर से मैं अगर ऐसे तोड़ूं आएंगे तो वो बना तो ऐसे थोड़ी को हवा में बन गया, वो तो कमिजरल फाइबर से बना है ना। क्या मुझे कमिजरल फाइबर आते जाते नजर आएंगे क्या? यहाँ पे वो नजर नहीं आएंगे, लेकिन मैं वहां से नजर आएंगे। वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए उसका नाम है क्या? कार्पस कैलोजम, ह्यूज कमिजर, सबसे बड़ा कमिजर को। और यहाँ से देखिए ये देखिए ग्रीन कलर का जो आप इसमें इसका ये जो ये क्या है? कार्पस कैलोजम है। अब ये कार्पस कैलोजम ये ऐसे बैंड की तरह, इसका ये वाला जो हिस्सा है ना, जो समझ लो कि ये क्या चीज़ है? डायनसेफ्लॉन। ये क्या है? ये अंदर जो पड़ा हुआ है डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन की लेवल पर ये वाला लोब कौन सा था?
पैराइटल, और नीचे वाला टेम्पोरल, इससे आगे वाला और इससे पीछे वाला ऑक्सीपिटल। तो इसका मकसद यह है कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इसमें किसके फाइबर्स रन कर रहे होंगे? पैराइटल के। क्या पैराइटल के टेम्पोरल के भी? ठीक है ना। जब ये टेम्पोरल से बात करेगा तो फाइबर्स सीधे आएंगे कि आर्च लाइक आएंगे? किसके ऊपर से गुजरेंगे? डायंसेफ्लॉन के ऊपर से गुजर रहे हैं, और यहाँ से गुजर के कहाँ आ गए? टेम्पोरल में, और इस टेम्पोरल के इसमें, और इस तरीके से ये बॉडी, इस तरीके से ये मोटाई बन गई। क्या सिर्फ टेम्पोरल के आएंगे कि अब पैराइटल के भी आएंगे? वो भी कहाँ से गुजरेंगे? यहीं से। लेकिन वो वाले फाइबर क्या स्लोपिंग होंगे कि ट्रांसवर्स होंगे? पैराइटल वाले कह रहा हूँ, वो ट्रांसवर्स होंगे। क्यों? पैराइटल नीचे से थोड़ी आ रहा है, वो क्या होंगे? ट्रांसवर्स होंगे। अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ कि इस हिस्से में कौन से फाइबर घूम रहे हैं, कौन से फाइबर क्रॉस कर रहे हैं, पैराइटल के भी और टेम्पोरल के भी, तो मैं अगर इसको दो हिस्सों में बांट दूँ तो टेम्पोरल वाले किस हिस्से में पास हो रहे हैं और पैराइटल वाले किस हिस्से से पास हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं? पैराइटल के, और इंफीरियर वाले टेम्पोरल के। क्यों? क्योंकि ये जब ऐसे आएंगे ऐसे, और उसके बाद ये आएंगे ऐसे, तो ये ऊपर होंगे पैराइटल के और नीचे होंगे ये जो स्लोपिंग फाइबर्स है ना, आर्च लाइक, इन फाइबर्स को कहते हैं टेप्टम। क्या बोलते हैं? टेप्टम। ये अभी इसमें आपको नजर नहीं आएंगे, तो उसको बोलते हैं क्या? टेप्टल फाइबर्स या टेप्टम। तो टेप्टल फाइबर्स क्या चीज है? पैराइटल, टेम्पोरल टू टेम्पोरल, ये आर्च वाले फाइबर्स। दूसरे जो फाइबर्स हैं उनको कहते हैं ट्रांसवर्स फाइबर्स। वो कौन से वाले हैं? ये किस में पास होते हैं? इस हिस्से में। इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ कार्पस कैलोज़म। इसका नाम है क्या? बॉडी ऑफ कार्पस कैलोज़म। कार्पस कैलोज़म ये है, या भी और है। और फिर देखो, ये फ्रंटल के साथ रिलेटेड है, तो फिर क्या बन गया? फिर घुटना, फिर जेन्यू। इनको जेन्यू आपको पता है पसंद, तो ये इसका नाम पड़ गया। इसका नाम बॉडी था, इसका नाम क्या है? जेन्यू ऑफ कार्पस कैलोज़म। और ये जेन्यू ऑफ कार्पस कैलोज़म सिर्फ यहाँ नहीं है, ये नीचे जाके थोड़ा सा थिन हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम कहते हैं रोस्ट्रम ऑफ कार्पस कैलोज़म। और ये रोस्ट्रम के फाइबर्स और ये जेन्यू के फाइबर्स, जेन्यू की जगह और रोस्ट्रम की जगह, ये वो जगह है जहाँ से कौन से वाले फाइबर्स क्रॉस करते हैं? फ्रंटल के फाइबर्स। और फ्रंटल के फाइबर्स ऐसे नहीं क्रॉस करते कि यहाँ है, पर ये पॉइंट है तो ऐसे ट्रांसफर्स हो जाएं, नहीं। ये अंदर की तरफ ऐसे जाते हैं, डायंसेफ्लॉन के आगे से ऐसे मुड़ते हैं, फिर ऐसे जाते हैं। तो शक्ल उसकी कैसी होती है? फॉर्सेप लाइक। ये मैं दिखाता हूँ आगे चलके। इसको हम कहते हैं फॉर्सेप्स, क्योंकि फाइबर्स ऐसे कैंची की तरह आते हैं। ये आपको दिखाता हूँ। और ये क्रॉस किस में करेंगे? जेन्यू में। सिर्फ जेन्यू में कि रोस्ट्रम में भी? तो ये रोस्ट्रम और जेन्यू कहलाता है। तो रोस्ट्रम और जेन्यू में कौन से फाइबर्स क्रॉस हो रहे हैं? फॉर्सेप्स के फाइबर्स। और फॉर्सेप्स कहाँ से आ रहे हैं? एक फ्रंटल से दूसरे फ्रंटल में, और पहले से फिर दूसरे में ऐसे। क्या सिर्फ यहाँ ये होगा? ऐसा काम ऑक्सीपिटल में भी होगा। और फिर यहाँ से ये वाला बंडल ऐसा होगा लाइक। इसको बोलते हैं यहाँ पर स्प्लेनियम ऑफ कार्पस कैलोज़म। इसके हिस्से हैं यहाँ पर ये 3 या 4। और स्प्लेनियम में किसके फाइबर्स क्रॉस करेंगे? ऑक्सीपिटल के। किस शक्ल में? ऐसे ही शक्ल में, फॉर्सेप्स की शक्ल में। पीछे वाला फॉर्सेप्स बड़ा होगा, लंबा होगा, उसको फॉर्सेप्स मेजर कहते हैं। आगे वाला फॉर्सेप्स की लेंथ थोड़ी कम होगी, उसको फॉर्सेप्स माइनर कहते हैं। इन फाइबर्स का नाम फॉर्सेप्स मेजर, फॉर्सेप्स माइनर। लोग समझ गए। ट्रांसवर्स फाइबर्स लोग समझ गए। टेप्टल फाइबर्स लोग समझ गए। ये टेप्टल और ट्रांसवर्स फाइबर्स किस में क्रॉस किया, जिसकी वजह से क्या बना? बॉडी ऑफ कार्पस कैलोज़म। फॉर्सेप्स मेजर किस में क्रॉस किया? स्प्लेनियम में। फॉर्सेप्स माइनर किस में क्रॉस किया? जेन्यू और रोस्ट्रम में। और ये क्या ब्रोकन है कि कंटिन्यूस है? क्यों? क्योंकि कोई ऐसी पॉइंट नहीं है जहाँ से क्रॉस नहीं हो रहा है। तो इसलिए तुम्हें कार्पस कैलोज़म पूरा कंटिन्यूटी में मिलता है। और ये कार्पस कैलोज़म आपके हर इंफॉर्मेशन की चुगली जो है वो राइट से लेफ्ट को बताएगा, लेफ्ट से राइट को बताएगा। अगर ये कार्पस कैलोज़म डेवलप नहीं हुआ अगर, तो ये दोनों जो सेरिब्रम है ना, ये दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे।
अब आप राइट में पकड़ेंगे और लेफ्ट को इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, राइट पे होगा लेफ्ट पे होगा तो राइट को मिलेगी। यू विल बी हैविंग नो सिम्टम्स एंड नो साइंस एट ऑल। लेकिन अगर ये अभी तक है मौजूद हो, खुदा न खास्ता आगे चल के इसका डैमेज हो जाता है, तो क्योंकि आपका एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर सारी इन्फॉर्मेशन का गढ़ बन चुका है, और वो जो इन्फॉर्मेशन लेता है वो फीड करता है किसको, वो जो यहाँ पुअर और जाहिल किस्म का एपिथेलियम वो जो सेरिब्रम बैठा है उसको। अब जो ये चला गया तो वो जाहिल जाहिल ही रहेगा। वो अगर जाहिल जाहिल रहेगा तो ये आपको किस चीज़ को फील कर रहा था, अपोजिट साइड पे, और अभी अपोजिट को फील कर रहा है, लेकिन किसके आसरे पे, इसके। और इसको बार बार की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, कार्पस कैलोज़म से। अगर ये कार्पस कैलोज़म अब चला गया यहाँ तो इसको अपोजिट साइड की इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। यानी आप अपनी बॉडी के आधे हिस्से को फील ही नहीं करेंगे कि है आपके पास। इसको हम कहते हैं हेमी निगलेक्ट। आप बात करने के लिए जाओगे, आधे पर साबुन लगाओगे, आधे को भूल जाओगे कि ये है, क्योंकि फील ही नहीं करेंगे कि ये है। इसको हेमी निगलेक्ट कहते हैं। किस पेशेंट को होगा, वो नहीं जो बचपन से ही जिसको नहीं हुआ है कार्पस कैलोज़म, ये जो बाद में हुआ है, क्योंकि अभी दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एक डोमिनेंट हो गया, दूसरा नॉन डोमिनेंट है। इसको हेमी निगलेक्ट बोलते हैं। पेशेंट को बोलोगे ये सामने तस्वीर है, इसको बनाओ, वो जब तस्वीर बनाएगा तो एक साइड पूरी फेस की बनाएगा, दूसरी साइड को इतना छोटा बना देगा। ये मेरा ख्याल है गाइटन या किसी में एक पिक्चर बनाई हुई है, किसने हेमी निगलेक्ट की, हेमी निगलेक्ट का पेशेंट ऐसे ही बनाएगा पिक्चर। ये कार्पस कैलोज़म कहलाता है। लेकिन ये नहीं कि हमारे पास यही सबसे बड़ा कमीज इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, लेकिन कुछ और भी एरियाज हैं हमारी जो छोटी छोटी एरियाज एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आइडेंटिकल एरियाज कनेक्ट कर रही हैं। वो जब कनेक्ट करेंगे तो इतना बड़ा मिलेगा कि छोटा सा कमीजर मिलेगा। तो देखो लो ये छोटा सा कमीजर, जिसके साथ ये रोस्ट्रम आके ये लगा है। और ये जो इतना बड़ा कमीजर जहां क्रिएट हुआ है तो किस वजह से क्रिएट हुआ है, क्योंकि बाकी जो सेरिब्रम के जो एरियाज हैं वो आपस में कनेक्ट हुई हैं। और वो जो सेरिब्रम के एरियाज आपस में कनेक्ट हुई हैं, ये नई एरियाज हैं कि ये पुरानी एरियाज हैं कि ये नए लोब्स डेवलप हुए हैं। तो ये कार्पस कैलोज़म पुरानी जनरेशन का बंदा है कि ये नई जनरेशन का है। तो ये कार्पस कैलोज़म इतना डेवलप ही तब हुआ है जब ये इतने बड़े सेरिब्रम बने हैं। लेकिन जब वो छोटा सा सेरिब्रम था, जब पतला सा, जब ये सेरिब्रम डेवलप ही नहीं हुआ था, तब भी तो राइट लेफ्ट के साथ बात करता होगा ना, तो तभी भी तो कोई ना छोटा ही सही कमीजर होता होगा ना। वो कमीजर ये है। इस कमीजर को कहते हैं एंटीरियर कमीजर। तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा कमीजर नया है, कौन सा पुराना है? ये सबसे पुराना है। इसके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी की है हमने, ये नहीं है। तभी तो ये दोनों मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए हैं? क्योंकि ये मेरे पास पहले फाउंडेशन थी और ये बहुत बड़ा बिल्डिंग मैंने इस पे खड़ा किया है। कब खड़ा किया है? जब नया सेरिब्रम डेवलप हुआ है। लोग आस्ते आस्ते डेवलप हुए हैं तो ये भी होता गया। ये शुरू में क्या हुआ होगा, ये रोस्ट्रम बना होगा और ज़्यादा और होते हुए यहाँ तक आ गया है। अब इससे आगे पता नहीं क्या। तो इसको इंटीरियर कमीजर कहते हैं। यही नहीं है, ऐसा कमीजर आपको पीछे भी मिलेगा, इसके बिल्कुल ठीक पीछे यहाँ भी आपको कमीजर मिलेगा। देख रहे हैं आप यहाँ से, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर कमीजर। इसके सामने ये आगे चल के मैं बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। खास तौर पे उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आपको लाइट थ्रो करूँ ना आपकी एक आंख में, तो ये सिर्फ पीपल कंस्ट्रक्ट होगी कि नहीं होगी? अगर मैं राइट में डालूँ पीपल में, इस तरीके से राइट में लाइट डालूँ, तो वो पीपल आपकी जो इसमें डायलेटेड है, लाइट डालने से क्या हो जाएगी? कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। मैं अगर राइट में डालूँ तो कौन सी पीपल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी? मैं डालूंगा राइट में, होगी लेफ्ट, ये जादू है क्या? तो यहाँ राइट में डालूंगा तो राइट ही हो जाएगी, लेकिन लेफ्ट भी थोड़ी सी होगी। क्यों? अब उससे यहाँ डालेंगे थोड़ी रोशनी यहाँ भी जाएगी। चलो मैं यहाँ बीच में पार्टीशन लगा रहा हूँ, यहाँ मैं डाल रहा हूँ, उसके बावजूद भी यहाँ होगी हल्की सी। क्यों? फाइबर्स क्रॉस करते हैं और अपोजिट साइड हो जाते हैं। जो लाइट रिफ्लेक्स, इसको कहते हैं डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, इसको बोलते हैं कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स। और ये गड़बड़ यहाँ नहीं है कि थोड़ी सी रोशनी इधर भी गई होगी, नहीं, ये अंदर से कनेक्शन है। और ये कनेक्शन कहाँ से क्रॉस करता है? इस कमीजर से करता है। इसको कहते हैं पोस्टीरियर कमीजर, इसको पोस्टीरियर कमीजर बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे ये भी कमीजर्स होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कमीजर जिस पे क्वेश्चन आते हैं वो ये है, और ये भी है। ये बार जो इंटीरियर कमीजर है, ये आपके टेम्पोरल की पुरानी वाली एरिया जिसमें स्मेल में मिल जाती थी और आज भी जा रही है, तो स्मेल के एरियाज यहाँ से क्रॉस करते हैं और लाइट रिफ्लेक्स वाली पोस्टीरियर से क्रॉस करती है। ये छोटे छोटे कमीजर्स हैं, ये पुराने कमीजर्स हैं, बहुत ही पुराने।
ये डायंसेफ्लॉन के साथ लगे हुए हैं। वो जो नई बिल्डिंग खड़ी हुई है ना हमारी, ये जो कार्पस कैलोसम के नाम पर ये लेटा हुआ बुर्ज खलीफा है हमारा, ये सबसे बड़ा जो है ना ये कार्पस कैलोसम, ये नया है, ये नया डेवलप हुआ है। अंडरस्टैंड? तो इसको हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। ये हमारा कमिशनल फाइबर्स के बंडल्स ये हैं एसोसिएशन के, मैंने आपको बताया, और साथ में प्रोजेक्शन फाइबर, ये सारा कुछ यहाँ पर है। लेकिन मैंने बताया कि इसके बीच में फंसे हुए हैं तुम्हारे बेसल न्यूक्लियाई, और ये सिर्फ बेसल न्यूक्लियाई नहीं फंसे हैं, ये वाइट मैटर कोई ऐसे ही कोई पत्थर की तरह नहीं बना हुआ, इसके बीचों बीच कैविटी भी है। उस कैविटी का नाम है थर्ड वेंट्रिकल, सॉरी लेटरल वेंट्रिकल। और वो लेटरल वेंट्रिकल किस में होगा भाई? शुरू में तो मेरा पैराइटल लोब था और उसके साथ टेम्पोरल था, तो तब था ही इतना सीधा कि सी लाइक, तो इतना मेरा वेंट्रिकल ऐसे ही था बस, सिर्फ इतना कि उसके बाद फ्रंटल लोब भी बनाए, तो ये थोड़ा आगे भी निकल गया, ये है क्या, फिर ऑक्सीपिटल भी बना है, तो ये थोड़ा आज इसकी शक्ल ये है। ये पूरा का पूरा क्या है? पूरा का पूरा लेटरल वेंट्रिकल है। उस लेटरल वेंट्रिकल में सबसे पुरानी चीज क्या थी? ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। फिर क्या है? इसका ये हॉर्न भी है, ये हॉर्न भी है, ये हॉर्न भी है, इसके 3 हॉर्न्स हैं, इसी से तो निकले हैं। ये जो आगे है वो एंटीरियर हॉर्न, वो जो पीछे गया वो पोस्टीरियर हॉर्न, वो जो नीचे गया वो इंफीरियर हॉर्न। ये एंटीरियर हॉर्न किस लोब में घुसा है? फ्रंटल में। पोस्टीरियर हॉर्न किस में घुस गया है? ऑक्सीपिटल में। और इंफीरियर हॉर्न, और वो जो खुद मौजूद है पहले शुरू से ही, वो किस लोब में मौजूद है? ब्राइट, क्योंकि सबसे पुराना लोब जो मौजूद लोब है वो तो ब्राइटल है। ये सारे इसी पे तो खड़े हैं। ये वेंट्रिकल क्या ऐसा एक तरफ होगा कि दूसरी तरफ भी होगा? ये दूसरी तरफ से दोनों में जो CSF बनेगा, तो ये CSF किस में आएगा? दोनों साइडों का, लेटरल में नहीं, थर्ड में। दोनों लेटरल वेंट्रिकल किस में आएंगे? थर्ड में आएंगे। और थर्ड में आएंगे तो वहाँ एक सुराख मिलेगा, एक मिलेगा या दोनों तरफ से मिलेगा। इसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। फोरामेन के फोरामेना 2 होते हैं, और एक साइंटिस्ट के नाम पे होते हैं, इसका नाम है मोनरो। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना ऑफ मोनरो कहाँ मौजूद होंगे? मोस्ट एंटीरियर लिमिट ऑफ थैलेमस पर, यहाँ सुराख होगा। तो यहाँ का CSF जो जनरेट होगा वो यहाँ आएगा, जो यहाँ से जनरेट होगा वो यहाँ आएगा, वो जो यहाँ आएगा, और एक और ऐड होगा वो थर्ड वेंट्रिकल में जो बन रहा है। वो जो थर्ड वेंट्रिकल में बन रहा है तो पीछे से उसका सुराख होगा, वो उसको सेरिब्रल में डाल देगा, और वो फोर्थ में उसमें और जमा होगा, और वहाँ से निकल के वो सबअरेक्नोइड स्पेस में आएगा, कुछ तो सेंट्रल कैनाल में नीचे बह जाएगा। इसको आगे इंशाल्लाह कल की क्लास में